अच्छा मेरा बेटा, हम लोगों ने अपनी आखिरी क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट था वो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी तक मुकम्मल कर लिया था। और मैंने आपको उसका कुछ होमवर्क भी करने के लिए दिया था। मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि जितना हमने पढ़ लिया लेक्चर नंबर 8 तक, वहां तक सबने अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंजॉय कर लिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब समझ में आ गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे हल हो रहे हैं तसल्ली से। ठीक है, बस चलो, गुड ही गुड हो गया। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फायदा आपको होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखोगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नजर आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना वो किस हद तक सिमिलर है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है। अच्छा, अब कैपेसिटर मेरा बेटा हमारे पास क्या काम करता है? कैपेसिटर का प्राइमरी काम होता है एनर्जी को स्टोर करना या चार्ज को स्टोर करना। सही है सर, और कुछ आसान करके बताएं। देखो मेरा बेटा, हमारे पास ना पूरी इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में ना टोटल कुल मिला के तीन ही डिवाइसेस होती हैं जिसपे आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस करती है इनफैक्ट। एक मेरा बेटा आपके पास होता है जिसको आप कहते हो रेजिस्टर। एक मेरा बेटा आपके पास होता है जिसे आप कहते हो कैपेसिटर। एक मेरे बच्चे आपके पास होता है जिसे आप कहते हो इंडक्टर। रेजिस्टर के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। रेजिस्टर एक हीट डिसिपेटिंग डिवाइस है जो कि एनर्जी को हीट की फॉर्म में डिसिपेट करना जानता है। कैपेसिटर को यहां पे पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये नीचे जो एल से शो किया हुआ है ये बेसिकली इंडक्टर है। ठीक है। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के दोनों क्या है मेरा बेटा? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। फर्क क्या है? जो कैपेसिटर है ना मेरे बच्चे, ये आपके पास एनर्जी स्टोर करता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे करता है वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और जो इंडक्टर है आपका, ये एनर्जी स्टोर करता है मेरे बच्चे किसके अंदर? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। ये एनर्जी कैसे स्टोर करता है ये आगे चल के देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ऑल्टरनेटिंग करंट में। रेजिस्टर आपका हीट की फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करता है। वो कैसे करता है वो जूल थॉमसन इक्वेशन में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी हमने किस बात का आंसर करना है? कैपेसिटर एनर्जी कैसे स्टोर करता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में। या आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका डेफिनेशन ये पढ़ा होगा कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करता है, तो वही वाली बात पढ़ लेंगे, कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर मेरा बेटा बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। हमारे कोर्स में जो टाइप इंक्लूड है कैपेसिटर की, प्री जो मतलब एक डोमिनेंट किस्म की टाइप है और जिसके सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसी से स्टार्ट करते हैं। वो मेरा बेटा हमारे पास कहलाती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कहलाती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्या मुराद है? कि भाई आपके पास एक कोई कैपेसिटर है और वो इस तरह से कि उसके अंदर दो मेटेलिक प्लेट्स आपने कनेक्ट करी हुई। अच्छा, अब ये दो मेटालिक प्लेट्स किस तरह से, जरा समझिएगा बात को। ये मेरा बेटा मान लीजिए आपके पास जो है ना दो मेटल की प्लेट्स हैं और ये आपने कनेक्ट करी हुई है। आपने यहाँ पे नाम दे दिया मेरा बेटा, इस मेटल प्लेट का नाम ए है और मेरे बच्चे इस मेटल प्लेट का नाम क्या है? बी है। ठीक है, समझ में आने वाली बात भी है। अच्छा, अब मेरा बेटा, हमारे पास कोई भी जो मेटल प्लेट होती है उसकी खास बात क्या होती है, या कोई भी जो एटम होता है उसकी खास बात क्या होती है? कि उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है ना वो होता है जीरो। अच्छा सर, नेट चार्ज के जीरो होने से क्या मुराद है? मेरे बच्चे, नेट चार्ज के जीरो होने से मुराद ये होती है कि इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही मेरे प्यारे भाई इसके पास क्या होने वाला है? नेगेटिव चार्ज होने वाला है। समझ में आने वाली बात है। अच्छा, आसानी के लिए मान लेते हैं कि आपके पास ये जो प्लेट ए है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लेट बी के पास भी कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के पास मौजूद हैं। 10 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के पास मौजूद है। ठीक है। यानी कि ए प्लेट के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और यकीनन 10 ही प्रोटॉन होंगे। बी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यकीनन 10 प्रोटॉन होंगे। यानी कि ओवरऑल प्लेट न्यूट्रल है, रावी चैनी चैन लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, यहां पे आपने एक अदद कनेक्ट कर दी बैटरी। जाहिर है बैटरी कनेक्ट करी। अब बैटरी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक कैसा है? नेगेटिव टर्मिनल है। और यहां पे आपके पास इस बैटरी का कुछ ना कुछ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस है। आसानी के लिए मान लेते हैं कि मेरे भाई इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 6 वोल्ट है। समझते जाइएगा बात को जरा, समझते जाइएगा बात को। अब अल्टीमेटली हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ऐसे समझ लो ये बैटरी मेरे पास वेरिएबल बैटरी है। जैसे आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है ना जिसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस आप। चलो मेरे बच्चे वापस स्टार्ट करते हैं जहां से ये बीच में हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन गया था, वहीं से वापस शुरू करते हैं। मैं क्या बात कर रहा था? मैं ये बात कर रहा था कि मेरा बेटा हमारे पास ये जो बैटरी है ये एक वेरिएबल बैटरी है। अच्छा सर, वेरिएबल बैटरी से क्या मुराद है? जिस तरह मेरा बेटा हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है ना, रियोस्टेट, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक ये वेरिएबल बैटरी है। यानी कि आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकते हो। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो आप बढ़ा करके कहां तक लेके जा सकते हो? 10 वोल्ट तक लेके जा सकते हो।
लेकिन अभी करंटली आपने इसको सेट कहां पे किया हुआ है? आपने करंटली इसको सेट किया हुआ है 6 वोल्ट के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, आपके पास जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो यकीनन ए प्लेट के पास भी इलेक्ट्रॉन है और बी प्लेट के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि ए साइड से आपके जो इलेक्ट्रॉन है इनको बैटरी पुल करेगी और पुल करके इनको मूव करा देगी दूसरी प्लेट की तरफ। क्यों सर? भाई बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट हुआ हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, बुलाएगा अपनी तरफ, और वहां से इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा कहां पे? बी प्लेट की तरफ। यानी कि आपको नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बेसिकली क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है? तो आपको नजर आ रहा है फ्रॉम ए प्लेट टू बी प्लेट, यानी कि पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आप खुद देखो, ये 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या रह जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और सिमिलरली ये 10 इलेक्ट्रॉन थे और यहां कितने हो जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ए प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि ए प्लेट थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी और बी प्लेट थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी। अब ये बात समझना, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, इस अमल को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। क्या कहते हैं? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। यानी कि जब आपके पास चार्ज एक प्लेट से निकल करके दूसरी प्लेट पे अक्यूमुलेट होता है, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्ज स्टोर हो रहा है फॉर द लेटर यूज। कैसे स्टोर हो रहा है? देखो, ए प्लेट से निकल के बी प्लेट पे जाके जमा हो रहा है। अब बाद में जब इस कैपेसिटर ने अपने आप को डिस्चार्ज करना होगा तो यही चार्ज वापस बी से कहां आएगा? ए की तरफ आएगा। और आगे आपने जो भी तार कनेक्ट किया होगा उसके अंदर से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मूव करेगा। तो हम कहेंगे करंट हमारा फ्लो कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आप जहन में रखोगे, वो ये जहन में रखोगे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, तो होता क्या है कि आपके पास दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल से क्या मुराद है मेरा बेटा? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल से ये मुराद है, आप देखो, ए प्लेट के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी प्लेट के पास कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया। और हमें ये बात पता है कि अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू याद रखो तो पोटेंशियल आपका क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब ए प्लेट के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो ज्यादा हो गया और बी प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। भाई शुरू में तो ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, बी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे। ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को, तो बी के पास प्लस चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो ए का पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा हो गया, बी के पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अल्टीमेटली बी का नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यानी कि आप इस बात को इस तरह समझोगे कि जब कभी भी कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा और एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो आपके पास दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मैं आसानी के लिए एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहां से? ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए मिसाल ले रहा हूं। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ, तो मेरा बेटा दरमियान में जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1 वोल्ट का, ताकि हमारे लिए जिंदगी आसान रहे समझने के लिए। आएगा कैसे वो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो प्लेट इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है इसका प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो गोया इसका प्लस पोटेंशियल ज्यादा है। जो प्लेट ये इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रही है तो इसका माइनस चार्ज बढ़ रहा है, गोया इसका नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है। तो पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द प्लेट्स। आपको ये बात भी पता है कि भैया जहां पे आपके पास प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वहीं पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आएगी। ये कैसे पता चला? भैया E इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये सारी बात मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट से। अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट है, जो कि मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, यानी कि मैंने आर माना हुआ यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, जो कि मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, तो गोया जब एक चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाएगा तो इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा और क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टेब्लिश हो जाएगी। और मैं मान लेता हूं कि अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टेब्लिश हुई है वो 1 न्यूटन पर कूलम। मैं फिर समझा रहा हूं मैंने क्या क्या बोला, आहिस्ता आहिस्ता समझना ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आती चली जाए। मैंने ये कहा, आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैपेसिटर की वर्किंग क्या है आसान भाषा में। कैपेसिटर चार्ज स्टोर कैसे करता हैगा? कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स थी जो कि बाजार से आप खरीद के लाए थे, देवर न्यूट्रल। जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। फिर क्या किया आपने?
फिर आपने ये किया जनाबे वाला कि आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब बैटरी के कनेक्ट करने से एक प्लेट जो कि पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट हुई हुई है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी प्लेट पे जमा होना शुरू हो गया। और हम कह रहे हैं कि दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। गोया आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, गोया आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से, गोया आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रहा होता है। आपको नजर आ रहा है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं तो भाई ये डायरेक्शन होगा। कहां से कहां? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये बात कैसे पता चली? प्रीवियस लेक्चर उठा के देखो, पता नहीं कितनी दफा मैंने आप लोगों को ये बात बताई है। ठीक है, ये हमारे पास दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई। अब सवाल पैदा होता है कि कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा। जब भी आपके जहन में सवाल आए ना, जब भी आपके सामने ये किताब में या पेपर में कभी लिखा हुआ है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो आपके जहन में छूटते ही ये आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। दिस इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट, या ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। अब सवाल पैदा होता है कि भाई कब तक, आखिर कब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा? कब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा? तो कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा। तो आसान करके मैं ये भी पूछ सकता हूं कि कब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा फ्रॉम ए प्लेट टू बी प्लेट। तो भैया इसके दो आंसर हैं और दोनों सही हैं। नंबर एक, आपको पता है पहला इलेक्ट्रॉन जब, एक इलेक्ट्रॉन जब बी प्लेट पे गया पोटेंशियल डिफरेंस आया 1 वोल्ट का। एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2 वोल्ट का। यानी कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पे एक पॉजिटिव आ जाएगा, यहां एक और नेगेटिव। तीसरा जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव। चौथा जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव। पांचवा जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव। छठा जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो आपके पास ना 6 इलेक्ट्रॉन चले गए एक प्लेट से बी प्लेट पे, ठीक है, समझ लेना। ए प्लेट के बाद शुरू में कितना इलेक्ट्रॉन था? 10 इलेक्ट्रॉन था। 6 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। बी के बाद 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 6 एक्वायर कर लिए, तो कितने हो गए इसके पास? 16 इलेक्ट्रॉन। तो आपको नजर आ रहा है कि प्लेट के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। अब आप नोट करो अब क्या सूरत हाल आ गई है। मैंने आपको यहां पे एक एग्जांपल दिया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हमने अजम्पशन ले लिया था कि दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 1 वोल्ट का आएगा। सही। अभी 6 इलेक्ट्रॉन जब ए प्लेट से बी प्लेट पे चले गए तो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 6 वोल्ट का हो गया। ऐसे ही है। अब देखो आपने जो बैटरी कनेक्ट करी हुई है, इस बैटरी का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है? 6 वोल्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए प्लेट के पास मजीद इलेक्ट्रॉन है देने के लिए या नहीं है, तो आप बोलोगे ए के पास मजीद 4 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, है ना भाई? ए के पास मजीद 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बी प्लेट के पास जा सकते हैं, लेकिन अब वो जाएंगे नहीं। अब आपसे कोई पूछे भाई वो क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब अगर आप मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जो अभी यहां मौजूद है, अगर आप इसकी सूरत हाल देखो तो इस इलेक्ट्रॉन को आगे जो बैटरी इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है वो भी 4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। और पीछे भी इसको जो सॉरी 6 वोल्ट है, 4 नहीं है, आई एम सॉरी। जो बैटरी आगे इसे बुला रही है वो भी 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और जो पीछे इसे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो भी कितना है? 6 वोल्ट का है। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए फर्दर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा कि वो आगे मूव कर जाए। जहन में रखिएगा ये सारी बात, फिर रिपीट करना। शुरू में प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस था नहीं, क्योंकि आपका कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ हुआ था। तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहला वाला बिल्कुल मस्त अंदाज में मजे से चला गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बात समझना आहिस्ता आहिस्ता, पहला इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से जाएगा, सबसे तेजी से जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ए प्लेट से बी प्लेट पे जाएगा वो पहले के जितनी तेजी से नहीं जा सकता। वजह इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि देखो आपके पास दो रीजन है। रीजन नंबर एक, या एक दो तरह से समझ सकते हो। ये मान लो पहला इलेक्ट्रॉन चला गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है ये प्लेट ऑलरेडी थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज हो गई है ना भाई? एक इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी गेन कर लिया है। तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है इसको ये वाली प्लेट क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। गोया दूसरा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो पहले की निस्बतन आराम से जाएगा। इसी तरह जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो और आहिस्ता हो जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो और आहिस्ता हो जाएगा। होते 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 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ए प्लेट से बी प्लेट पे रुकेगा कब? खत्म कब होगा?
जब यहां पे इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ होगा जाने के लिए, लेकिन आगे जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है, पीछे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ नहीं जा सकेगा। तो ये आपके पास पहला केस था कि जिसके अंदर आपकी चार्जिंग रुक जाएगी, यानी कि वेनेवर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ये वो केस है जिस केस के अंदर आपके पास प्लेट के पास चार्ज मौजूद है देने के लिए, लेकिन वो चार्ज दे नहीं सकती क्योंकि फोर्स नहीं है, उसे लेके कौन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस पहले केस से आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो मैंने बैटरी यहां पे कनेक्ट करी हुई, ये बैटरी कैसी है, ये बैटरी मेरा बेटा हमारे पास वेरिएबल बैटरी है। अगर मैं अब इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करूं और बढ़ा के कितना कर दूं भाई, पूरे 10 वोल्ट पे ले आऊं, तो जब 10 वोल्ट पे ले आया, अभी 6 इलेक्ट्रॉन गए हैं, प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, आगे बैटरी 10 वोल्ट का पोटेंशियल दे रही है, तो मजीद इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मजीद इलेक्ट्रॉन आपके पास ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली होते 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 आपके पास क्या होगा कि यहां पे 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और यहां पे कितने हो जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इस केस में दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गया। अब आप बोलोगे कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर चार्ज हो गया है, सही है, यानी कि ए के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे वो उसने सारे के सारे दे दिए। यानी कि आप बोलोगे अगर कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर फुलफिल हो जाए, अगर कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर फुलफिल हो जाए, आसान भाषा में इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ए के पास थे ड्यूरिंग चार्जिंग एक्यूमुलेट कराने के लिए, देने के लिए प्लेट बी को, वो इसने सारे दे दिए। अब इसके बाद अगर आप पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल को 10 वोल्ट से बढ़ा के 20 वोल्ट भी कर दोगे, तो मजीद नहीं होगा, मजीद चार्ज नहीं जाएगा ए से बी पे। क्यों भाई, ये ए के बाद मजीद चार्ज है ही नहीं, तो वो भेजेगा कहां से। तो दो केसेस होते हैं जिसके अंदर कैपेसिटर आपका क्या होता है, पूरा चार्ज हो जाता है। अब इसी केस के अंदर, अच्छा, यहां पे दो बातें और समझ लो। जब आपके ने ए ने अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 10 न्यूटन पर कूलम है, ऐसे ही है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, वो यहां लिख भी देता हूं उर्दू में, हर बाद में जाने वाला इलेक्ट्रॉन, हर बाद में जाने वाला इलेक्ट्रॉन पहले के मुकाबले में, पहले के मुकाबले में कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा। सर ये बात क्या लिखी है आपने, मैं फिर समझा रहा हूं क्योंकि आगे जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ है ना, वो मैं आपको बिल्कुल इसी बेस पे समझाऊंगा। क्यों, देखो समझना, बहुत सारे बच्चों ने आप में से कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ग्राफ पढ़ा होगा, लेकिन कख मतलब नहीं पता होगा कि ये हो क्या रहा है। देखो अभी ग्राफ पे नहीं गए हम, आप अभी टेंशन नहीं लो, ग्राफ पे जाऊंगा मैं सब खुद समझा दूंगा। अभी आप सिर्फ ये इतनी बात समझ लो जो यहां लिखी हुई है मैंने रोमन उर्दू के अंदर, या रोमन इंग्लिश में, जो भी इसे कहते हो आप। हर बाद में जाने वाला इलेक्ट्रॉन पहले के मुकाबले में कम फोर्स एक्सपीरियंस करके जाएगा, या आहिस्ता से जाएगा, या मरे मरे कदमों से जाएगा, या जैसे मर्जी कहना चाहो कह दो आप उसे। देखो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जा रहा है, तो भाई ये न्यूट्रल है, और ये पॉजिटिव इसे जबरदस्त तरीके से खींच रहा है, ये जा रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां पार्शियल नेगेटिव आ गया। अब जो यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो यहां से रिपल्जन का सामना करना पड़ रहा है इसको, सही है। तीसरा जा रहा है मजीद रिपल्जन, चौथा जा रहा है मजीद, गोया के जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां खींच रही है, वो फोर्स बदतदरीज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि शुरू में तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का 10 वोल्ट था मिसाल के तौर पे, और यहां पे दरमियान में 0 वोल्ट था, तो बिल्कुल 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था जो इलेक्ट्रॉन को यहां मूव करा रहा था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो गया, ये अभी भी 10 वोल्ट है। अब जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, 9 वोल्ट मिल रहा है जाने के लिए। भाई 1 वोल्ट तो पीछे है और 10 वोल्ट आ गया, तो 10 - 1 कितना मिल रहा है, 9। करते 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 जो बिल्कुल आखिरी इलेक्ट्रॉन है, उस वक्त यहां पे पीछे 9 वोल्ट डेवलप हुआ हुआ है, और यहां पे 10 वोल्ट है, तो यहां पे सिर्फ 1 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इसको लेके जा रहा है। ठीक है, यहां तक कि हमें बात समझ में आ रही है। ये चीज आपने जो है ना वो जहन में रख लेनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसी चीज को मेरा बेटा आपने अपने पास इस तरह से भी पढ़ा हुआ है। किस तरह से, इस तरह से कि मेरा बेटा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और हमारे पास Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और हमारे पास इसके अंदर जब हम आगे लेके जाएंगे, जब हम आगे लेके जाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, तो मेरे बच्चे एक कांस्टेंट आएगा, और यहां पे जो हमारे पास कांस्टेंट होता है
वो मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अगर आपने आज तक इसका सिर्फ ऐसे रट्टा मारा हुआ था ना, तो अब इसका भी मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाना, आपको आइडिया होगा कि ये चीज आपको बता क्या रहा है। देखो, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब वापस ऊपर आओ मेरी फिगर पे, जो भी आपको बताया था। अगर मैं यहां पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखता बैटरी का, तो एक इलेक्ट्रॉन जाता, बीच में 1 वोल्ट आता, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता, बीच में 2 वोल्ट आता, और यहां भी 2 वोल्ट है। अब मजीद आपके पास जो चार्ज है वो यहां पे होता, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो सकता था। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के करते थे 3 वोल्ट। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो चार्ज का ट्रांसफर बढ़ गया, ये मतलब है इस जुमले का। आपने 3 वोल्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। आपने 4 वोल्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। 5 किया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। यानी कि आप जितना ज्यादा अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, उतना ज्यादा चार्ज का ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कैपेसिटर उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करता जाएगा। लेकिन ये रिलेशन तब तक वैलिड है जब तक सी बीच में ना आ जाए, या कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर फुलफिल ना हो जाए। जैसे मैंने बोला ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, ए ने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए आपके 10 वोल्ट पर। अब अगर आप 10 वोल्ट हटा के अपनी बैटरी 100 वोल्ट की लगा दो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? भैया ए के पास मजीद इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं, तो वो कहां से देगा? जैसे आपके घर में मोबाइल होता है, आपका मोबाइल पूरा चार्ज है 100%, आप उसे 2 एम्पियर से हटा के 5 एम्पियर, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर के चार्जर पे जाके लगा दो, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? ऐसा थोड़ी होगा कि बैटरी में कोई बरकत आ जाएगी और वो बैटरी जो है ना वो मजीद 5-6 दिन का कैपेसिटी स्टोर कर लेगी। कैपेसिटी पूरी हो गई उसकी। तो Q इज इक्वल टू CV, ये आ गया आपके पास। C इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, जिसको हम लोग कैपेसिटेंस से शो करते हैं। कैपेसिटेंस की अगर यहाँ फॉर्मूला देखेंगे तो Q/V बन जाएगा। ये यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर वोल्ट। या इसकी एक और यूनिट क्या होती है भाई? फेरेड। माइकल फेरेडे की बेस के ऊपर होती है फेरेड। ठीक हो गया। फेरेड एक बड़ी यूनिट है, और आसान करके अगर आपको फेरेड समझाऊं ना, तो बिल्कुल आसान करके फेरेड ये है कि फेरेड बेसिकली कैपेसिटी का यूनिट है, कैपेसिटी का। और आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जितना चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाएगा, वो कैपेसिटी है कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की। फिर सुनो, 1 वोल्ट यानी कि इसको मैंने 1 कर दिया, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जितना चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चला जाए, इसका मतलब ये कैपेसिटी है किसकी? आपके कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की। गोया अगर मैं कहता हूं मेरा कोई कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, इसका मतलब है अगर मैं उस कैपेसिटर के जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दूं, तो 2 माइक्रो कूलम के बकदर चार्ज जो है वो क्या होगा? चला जाएगा। और आसान करके समझाता हूं आपको, ताकि आपको फील तो आए। देखो, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, मैंने आपको एक पढ़ाया था कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ उसका आंसर हमारे पास गालिबन आया करता था, 6 × 10⁻18, ऐसा कुछ आंसर आता था। ऐसे ही है, अभी करके भी देख लेते हैं ना। Q = NE था, और n का वैल्यू कैसे निकालते थे? 1/1.6 × 10⁻⁻19। यार अनफॉर्चुनेटली मुझे ये आंसर्स याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो 6.25 था। आपको मैं ये एक मिसाल से समझा रहा हूं, मजीद के इससे क्या मुराद है। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे बेटे जो कि मिलाकर 1 कूलम चार्ज बनाते थे। भाई 1 कूलम चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। भाई 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगा तो 2 बार चार्ज हो जाएगा, यही वाला 3 बार। इस तरह करते करते 1 कूलम चार्ज कब बनेगा? जब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आप साथ में जोड़ोगे। समझना जरा बात को। अगर मैं कहता हूं यार मेरा एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी 1 फेरेड है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 कूलम पर 1 वोल्ट। समझना गौर से बात को। यानी कि 1 फेरेड वो कैपेसिटर है कि जिसके टर्मिनल के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करोगे, तो 1 कूलम चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे आ जाएगा। 1 कूलम चार्ज कितना है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर आ जाएंगे। ये मतलब हो गया इसका ये। अब मुझे बता दो यहां तक क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फील हुआ? आगे चलें। गुड ही गुड हो गया, वेरी गुड। चलो अब देखो मेरा बेटा, आगे देखो। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, इसके अंदर जो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस का या कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, वो 2 बेस पे होता है। एक कि मेरा बेटा आपके पास दरमियान में मीडियम कौन सा मौजूद है। देखो समझना यहां पे, अगर दरमियान में एयर एज ए मीडियम है तो ये छोटा सा जो ए है ये एयर के लिए ही है। अगर दरमियान में एयर मीडियम है तो ये बन जाएगा A ε0 डिवाइडेड बाई D।
अगर मेरा बेटा दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक के केस में जो परमिटिविटी होती है दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और अपॉन में क्या आ गया डी। डी से क्या मुराद है सर? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ए से क्या मुराद है सर? एरिया ऑफ द प्लेट्स। सही है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। गौर से देख लेना क्या लिखा हुआ है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम है उसकी क्या परमिटिविटी है? परमिटिविटी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक करने की या रोकने की क्या सलाहियत है इसके अंदर। ठीक हो गया, समझ में आता है। अब अगर मेरे बच्चे मैं इतने हिस्से को मार्क कर दूं यहां से, देखो इतने हिस्से को अगर मैं मार्क कर दूं यहां से, तो ये बनेगा सी डी विल बी इक्वल टू सी ए मल्टीप्लाई बाय एप्सिलन आर। सही हो गया। अब एप्सिलन आर का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो एक फॉर्मूला एप्सिलन आर का ये भी बनता है सी डी अपॉन सी ए। जैसे आपने एप्सिलन आर का पहले ही वैल्यूज पढ़ी होंगी ना, कि जो आपके पास फोर्स इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है दैट इज फोर्स इन द केस ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलन आर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलन आर, या कूलम कांस्टेंट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है तो कूलम कांस्टेंट इन द केस ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो ये वही चीज आपके पास आ रहा है, इसी तरह से कुछ आ रहा है। ये जो एप्सिलॉन आर है ना, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये किसी भी मीडियम के लिए जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब आप देखो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको ये समझ में आ रहा है जैसे अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या आता है? 6 आता है। क्या सीखा आपने? सीखा ये कि भाई जैसे 2 यहां पे कन्वर्ट हो गया 6 में, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया यहां पे 1 से बड़े नंबर से। तो 1 से बड़े नंबर से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू ने क्या होना है? बढ़ जाना है। यानी कि यहां से आपको नजर आ रहा है एप्सिलॉन आर सी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, सी डी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सी डी इज ग्रेटर देन सी ए। देखो फिर समझ लो, अगर अभी किसी को मसला है तो देखो समझो। अगर मैं 2 को देखो 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है? ये 0.4। देखो दोनों एग्जांपल में मेरा नंबर 2 ही है। एक केस में देखो वो 2 से बढ़कर 6 हो गया, एक केस में देखो वो 2 से गिरकर 0.4 हो गया। वजह वजह है कि आप नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो। अगर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, 1 से छोटे नंबर से करोगे तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो सी डी इज इक्वल टू सी ए इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़े नंबर से सी ए को मल्टीप्लाई किया तो आपका सी ए कन्वर्ट हो गया एक बड़ी वैल्यू के अंदर। तो सी डी ग्रेटर देन सी ए, इससे क्या मुराद होती है? इससे मुराद ये है कि कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ, समझिएगा गौर से, इससे मुराद है कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज मोर। क्या मतलब इस बात का? समझो इस बात से क्या मुराद है भैया? इस बात से मुराद यह है कि जब कभी भी आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे किसके दरमियान में? प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान में, तो होगा क्या? होगा ये मेरे बच्चे, समझिएगा गौर से बात को, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान में, तो उसकी चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत है, उसकी चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? इनहेंस हो जाएगी। यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक वो 10 चार्ज स्टोर कर रहा था, तो अब 20 चार्ज स्टोर करेगा। बस ये ध्यान में रखना कि ए प्लेट के पास इतना चार्ज मौजूद हो देने के लिए। वो भी आगे चल के मजीद देखते हैं, फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज विल इंक्रीज। बोलो यहां तक समझ आ गया? देखो मेरे बच्चे, ये चीज मैं दोबारा भी बता देता हूं आपको, हमने क्या बात करी है मेरे बेटा? हमने ये बात करी है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटी है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। ये फॉर्मूला बेसिकली यही सारी चीज आपको बता रहा है। यानी कि आपको ये नजर आ रहा है कि कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यहां से नजर आ रहा है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। समझ में आ रही है बात हमें यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, अब आप आगे नोट करो, तो आप यहां से ये चीज देखते हो गौर से कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट पे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट पे, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे। अच्छा, फिर हमने बोला गया जब डाइलेक्ट्रिक बीच में आएगा, सीडी से मुराद है कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि मीडियम के दरमियान में, प्लेट्स के दरमियान में एयर या फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम मौजूद है। कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई वुड आ गया, कोई प्लास्टिक का मटेरियल आ गया, कोई मतलब कोई कोई भी डाइलेक्ट्रिक आप बीच में इंसर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। आपको पता चल गया डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब सवाल पैदा होता है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से
जो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर है ना वो क्यों बढ़ रही है, देखो मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको ये पूरी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, अच्छे से देखना, दिमाग के सारे ढक्कन खोल के समझना। देखो अब मेरे बच्चे सूरत हाल क्या है, मैं वापस वही पूरी कहानी आपको वही सारी की सारी बताता हुआ चलूंगा। ये मेरा बेटा एक अदद कैपेसिटर है मेरे पास। शुरू में ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, समझिएगा गौर से बात को। शुरू में ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, या और आसान कर लेते हैं अभी, ए के पास 20 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। शुरू में ए के पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि इनिशियली इसके पास कितने थे, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन। बी के पास भी कितने थे, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन। हो सकते हैं ना, हमारी मर्जी, हमने कितने भी मान लिए, ठीक है। अब आपने बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी के कनेक्शन की वजह से आपके पास हुआ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वजह से, बैटरी कनेक्ट करने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, नहीं। और आपको पता है जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाएगा, प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड होता जाएगा। हमने मान लिया कि ए से बी की तरफ मेरा बेटा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, ए से बी की तरफ मेरे बच्चे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ए के पास बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है। बी के पास थे कितने, 20 इलेक्ट्रॉन थे। ए के इसने 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब कितने हो गए, इसके बाद 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए के पास मजीद इलेक्ट्रॉन हैं देने के लिए, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। अगर मैं पूछूं भाई मजीद इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा रहे, आप बोलोगे सर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि यहां जो मजीद 10 इलेक्ट्रॉन है, इनको पीछे से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, आगे से भी वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो चूंकि कोई डिफरेंस इन पोटेंशियल नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं लग रही जो इनको यहां से यहां पे मूव कराना शुरू हो जाए। समझ में आ गई बात की, बेहतरीन है। अब देखो समझना जरा, आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा मैंने क्या किया, अच्छा एक चीज और, अगर मैं आपसे पूछूं अभी प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 10 न्यूटन पर कूलम है। सर 10 कैसे आया, ऊपर मैंने एक डमी मिसाल ली हुई है कि एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आएगा, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन गए 10 वोल्ट आ गया। और जितना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे होते हैं। यहां तक मुझे बता दो हम लोग साथ हैं, ताकि मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को शुरू करूं। बोलो यहां तक हम सब साथ हैं, कहानी रिवाइज हो गई वापस, जो जो कहानियां थी सारी रिवाइज हो गई वापस। सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्जन, लेकिन जो बैटरी उस पर फोर्स अप्लाई कर रही होगी ना, वो फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है। जो बैटरी जिस ताकत से इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है, वो ताकत डिक्रीज होती जा रही है। समझ आ गई। फर्दर इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रांसफर नहीं हो रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई फोर्स नहीं है जो इनको लेके जा सके। इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में बैठा हुआ है इस जगह पे, आगे और पीछे दोनों तरफ एक बराबर पोटेंशियल है, इसलिए नहीं जा रहा। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, ठीक है। बेटे क्वेश्चन सबके मिल रहे होते हैं, क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 3 3 बार रिवाइज भी करता जाऊंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। लेक्चर को दोबारा देखा करो, मैंने इसलिए कहा है लेक्चर को बार बार देखो, दोबारा से देखो। ठीक है बच्चे, अब देखो आगे। अब ये मेरा बेटा हमारे पास सूरत हाल है, अभी इस वक्त ये सूरत हाल है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं लेकर आ रहा हूं दरमियान में डाइलेक्ट्रिक। अब यही पूरी सूरत हाल है, इसी पूरी सूरत हाल के अंदर मैंने क्या किया, दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। इसको मैं यहीं से बना के दिखा देता हूं। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि जो आपके पास सूरत हाल अभी इस तरह से है, सूरत हाल इस तरह से है कि ए प्लेट के बाद 10 इलेक्ट्रॉन और देने के लिए हैं, अभी मौजूद है। और बी ने ए के 10 इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए हुए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ है 10 वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन मजीद जा इसलिए नहीं रहा कि पीछे का पोटेंशियल और आगे का पोटेंशियल बना। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जाने के लिए, आगे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जो आगे का पोटेंशियल है और जो पीछे का पोटेंशियल है वो बराबर है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे भाई मौजूद है, जहन में रख लीजिएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि जाहिर है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ हुआ है प्लेट्स के दरमियान में, और इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 न्यूटन पर कूलम का हैगा। अब मैंने क्या किया, दरमियान में मैंने ला करके एक अदद यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। अच्छा ये डाइलेक्ट्रिक ना पूरा एंड टू एंड कनेक्ट हुआ हुआ होता है, यानी कि जहन में रखिएगा जितनी ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जगह है ना, इन सब में डाइलेक्ट्रिक मौजूद होता है। मतलब अभी दिखाने में तो आपको यकीनन ऐसा लग रहा है कि भाई उल्टे हाथ से भी जगह छूटी हुई है, सीधे हाथ से भी जगह छूटी हुई है, लेकिन आसानी के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक जब अंदर आता है ना, डाइलेक्ट्रिक के अंदर आने से क्या होता है ये समझ लो। डाइलेक्ट्रिक जो है ना मेरा बेटा, वो आपके डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसे ही हर एटम के पास ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ मेरा बेटा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान में रख लीजिएगा, हर एटम के पास ऐसे ही होता है।
कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ मेरे बच्चे क्या होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। सही, या मैंने मेंशन कर दिया इसको। कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ मेरे बच्चे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा जी, अब मजीद देखते हैं मेरा बेटा इसके अंदर क्या कहानी चल रही है। अब हमारे पास, अगर ये मान लो मेरा बेटा एक मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला एटम है। सही, इसको अगर मैं किसी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में रखूंगा ना कि एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, तो ये जो मेरे बच्चे एटम है ना, इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। मतलब शक्ल चेंज से मुराद ये है, जो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों रिस्पॉन्ड करेगा? क्योंकि अनलाइक चार्जेस टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव वाले आपके एक तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाले आपके एक तरफ जाएंगे। ये क्या हुआ फिर समझो। अगर मैं किसी ऐसे एटम को जो कि पोलराइज होने की सलाहियत रखता हूं, सर पोलराइजेशन क्या होती है? ये जो एटम की शक्ल तब्दील हो रही है ना, कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन एबिलिटी। तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो पोलराइजेशन एबिलिटी है, उसकी वजह से अब आगे सारी कार्रवाई होनी है। तो पोलराइजेशन है क्या, पहले ये समझो। आपके पास एटम है, एटम के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। और जब आपने इसको एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरम्यान में रखा, तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ आपका नेगेटिव चार्ज खिसक गया और जो आपकी नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है। ये आपके पास जो बनता है, इसको मेरा बेटा हम कहते हैं डाइपोल फॉर्मेशन। क्या नाम देते हैं? डाइपोल फॉर्मेशन। जो आपका डाइपोल है वो बेसिकली क्या होता है? डाइपोलर फेसेस। डाई का मतलब दो, पोल मतलब चार्ज। तो दो चार्ज फेसेस वाला आपके पास यहां पे एटम बन जाता है। मतलब कैसे बना? एटम के अंदर जो ज्योमेट्री थी वो चेंज हुई। कैसे चेंज हुई? कि एक तरफ पॉजिटिव आ गया और एक तरफ क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं यही चीज आपको यहां ड्रॉ करके दिखा दूं सारी की सारी, ये मान लो डाइलेक्ट्रिक के एटम्स थे, जो कि बेसिकली क्या होगा, यहां पे पोलराइज हो गए। अब जब ये पोलराइज हो गए तो पोलराइज किस तरह से होंगे? ये नहीं है कि इनका चार्ज निकल के कहीं चला जाएगा, चार्ज रहेगा यहीं पे, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर से पॉजिटिव नेगेटिव। यानी कि इस तरह से ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाएगी। ये फिनोमेना कहलाता है आपके पास पोलराइजेशन। अभी आपको समझ में आएगा, जो हम लोग शुरू में पढ़ते आ रहे थे ना, कि कैसे चार्जेस के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसका रीजन ये पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन क्या है फिर समझ लो। सलाहियत है एटम की कि उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपके पास डाइपोल्स बन जाते हैं, या दो पोलर फेसेस बन जाते हैं, दो चार्ज फेसेस बन जाते हैं। ठीक है। और क्या होता है? आपके पास अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टेब्लिश हो जाती है। कहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टेब्लिश हुई है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर स्टेब्लिश हुई है। अब अगर मैं आपको बोलूंगा यार डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उसकी मुझे डायरेक्शन बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया है, ये वाला जो डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन बनाया है, इसको यहां पे कहीं मिटा के लिख भी देता हूं। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया ना, ये वाला, ये जो, ये मेरा बेटा आपके पास इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो ये स्टेब्लिश हुई हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो है। देखो मैं फिर समझा रहा हूं। ई नॉट से क्या मुराद है? ई नॉट से मुराद है जो पहले से स्टेब्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, जब दरमियान में क्या था? दरमियान में आपके पास एयर एज ए मीडियम था। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ड्यू टू पोलराइजेशन, या आप कह सकते हो पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, वो मेरे बच्चे आपको नजर आ रही है उल्टी डायरेक्शन में। उल्टी में क्यों है? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब अगर, अच्छा, ये जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टेब्लिश होगी, वो हमेशा कम होगी एयर वाली के मुकाबले में। क्यों सर? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इटसेल्फ इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक इटसेल्फ क्या है? इंसुलेटर है। कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर, उसको हम लोग क्या कहते थे? डाइलेक्ट्रिक कहते थे। तो इसके अंदर जो स्टेब्लिश होगी वो हमेशा कम होगी, किसके मुकाबले में? एयर के मुकाबले में। यहां तक की कहानी को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से गौर से सारी की सारी बात सुनो। दो पैरेलल प्लेट्स लगाई, 20 इलेक्ट्रॉन इधर, 20 इलेक्ट्रॉन इधर थे, न्यूट्रल था, जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। बैटरी कनेक्ट करी, 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया। यहां से इलेक्ट्रॉन जबरदस्त तरीके से मूव होना शुरू हो गए। अच्छा, एक और बात सुन लेना, जो बीच में एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा।
रिपल्सिव फोर्स की बात हो रही है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस प्लेट पे पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेंगे। मैं इस फोर्स की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा हूं यहां जो बैटरी जिस ताकत से इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है वो ताकत बतदरीज कम होती जा रही है। क्यों? इसलिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता जा रहा है। देखो ना, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पे 0 था, आगे 10 था, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यहां 1 है और यहां 10 है, तो 10 - 1 9 वोल्ट का पोटेंशियल है। इसकी बात कर रहा हूं, यानी कि जो हर आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहले के मुकाबले में कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रॉम द बैटरी, कि वो उसे मूव करा रहा है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अच्छा, फिर हमने कहा भाई ए के पास अभी 10 इलेक्ट्रॉन फर्दर हैं देने के लिए, लेकिन वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल यहां है वही पोटेंशियल यहां है, तो मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। समझ आ गई? फिर हमने क्या किया, दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन की सलाहियत है। अब पोलराइजेशन क्या भला है, जो एटम है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड कर सके। प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ आपके पास चला जाएगा उठ करके। ये मतलब ये छोड़ के नहीं जाएगा कहीं पर, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिजिडली बाउंडेड, तो जाएगा कहीं नहीं, बस अपने अपनी शेप को चेंज कर लेगा या अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। फिर मैंने कहा कि जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो हमेशा उलट मैनर में बनेगी, रिवर्स बनेगी एयर के मुकाबले, मतलब पहले वाले के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि भाई इसके नेगेटिव की तरफ तो इसका पॉजिटिव आएगा, तो ये हमेशा ऐसे बनेगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे होगी, जो एयर वाली है ऑपोजिट बनेगी। और डाइलेक्ट्रिक के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी एयर के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, पढ़ चुके ये बात भी। मान लेते हैं एयर के केस में अभी कितनी थी, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन गए हुए थे, तो 10 न्यूटन पर कूलम थी इस डायरेक्शन में। और डाइलेक्ट्रिक के केस में कितनी बन गई, मान लेते हैं 3 न्यूटन पर कूलम बन गई, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बन गई। हमेशा ये रिवर्स बनेगी। खुद सोच के देखो ना भाई, प्लेट में जहां पॉजिटिव है वहां पे डाइलेक्ट्रिक का हमेशा नेगेटिव चार्ज पुल हो रहा होगा। बन गई। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, आपको नजर आ रहा है, आपको मैंने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आपको नजर आ रहा है एयर वाले केस में राइट साइड पे है, डाइलेक्ट्रिक वाले केस में लेफ्ट साइड पे है, तो इस कैसे निकालेंगे? ई नॉट माइनस का ई इनसाइड, यही तरीका होगा। जब एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, सब्ट्रैक्ट करके निकाली जाती है। तो आप बोलोगे 10 - 7, सॉरी 10 - 3, जज्बाती हो गया मैं, 10 - 3, तो क्या बच गया, 7 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा क्योंकि ये डोमिनेंट फील्ड है। अब देखो आपके पास हुआ क्या, क्या यहां तक आपको यह बात समझ में आ गई कि कैसे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 10 न्यूटन पर कूलम से कहां पर आ गई, 7 न्यूटन पर कूलम पर आ गई है। ये बिल्कुल हमने शुरू में बात पढ़ी थी। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो फोर्स बढ़ क्यों नहीं रहा, कम क्यों हो रहा है। मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है, बिल्कुल इब्तिदाई लेक्चर में मेरे ये अल्फाज होंगे। तो देख रहे हो पोलराइजेशन की वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, समझना गौर से बात को, डाइलेक्ट्रिक का जितना बड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इसका मतलब वो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी अच्छी से बना सकता है। इसका मतलब उसमें पोलराइजेशन होने की सलाहियत उतनी ज्यादा है, तो गोया उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास सूरत हाल थी, मैं फिर बता देता हूं। ये जो मैंने आपको मिसाल दी हुई है ना, 3 न्यूटन पर कूलम वाली मिसाल, ये मैंने मिसाल ली है क्योंकि ये बात तो स्टेब्लिश है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो कैसी होगी, कम होगी, किसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले में। ठीक है, तो यहां मैंने मिसाल दे दी आपको, ये सही हो गया। ये भाई साहब हमारे पास सूरत हाल थी। यहां पे मैं आपको इसी चीज को फिर से एक बार समझा भी देता हूं, और इसमें कैपेसिटेंस कैसे बढ़ रही है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, इसको मैं यहां से ले आया इस जगह पे, देखो समझो। ये मेरा बेटा हमारे पास सूरत हाल थी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे। ये क्या था, पोलराइजेशन। ठीक है, ये देखो हमारे पास सूरत हाल यहाँ पे ये थी। अब हमने यहाँ पे ये स्टेब्लिश कर लिया कि ए प्लेट के पास 10 इलेक्ट्रॉन मजीद हैं देने के लिए। फिर सुनो मैं क्या बता रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। ए प्लेट के पास 10 इलेक्ट्रॉन मजीद हैं देने के लिए, और जो आपने अप्लाइड पोटेंशियल अपना रखा हुआ है ना मेरे बच्चे, अप्लाइड पोटेंशियल आपकी बैटरी का कितना है, अप्लाइड पोटेंशियल आपकी बैटरी का 10 वोल्ट है। अच्छा, आपके पास प्लेट्स के दरमियान में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पहले हो गई थी 10 न्यूटन पर कूलम, और अब जब डाइलेक्ट्रिक भी इसके अंदर बन गई तो वो रिवर्स मैनर में बनी, उसने पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैंसिल किया या कम किया। तो आपके पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच रही है वो कितनी बन रही है, 7 न्यूटन पर कूलम बन रही है। अब जरा यहां से ना बात को समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
कहां पर बच रही है? तो आप बोलोगे ये बिटवीन द प्लेट्स बच रही है। तो आपको क्या ये बात समझ में आ रही है कि डाइलेक्ट्रिक के आने से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स क्या हो गई है? कम हो गई है। अच्छा, जब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों सर, ये क्यों कम हो जाएगा? मेरे बेटे ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि ई बराबर है किसके? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर के बराबर है। अब देखो, जब आपका ई कम हो रहा है, खुद सोचो, जब आपका ई कम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। भाई ई कम हो गया। अच्छा सर, ई क्यों कम हुआ? भाई ई कम हुआ पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइज होने से क्या हुआ कि आपके पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है और उसने पहले वाली को कैंसिल करने की कोशिश करी, तो कम हो गया आपके पास नेट। कितना हो गया? ये कम हो गया। अच्छा, ये फिर बता रहा हूं, हर केस में 3 न्यूटन पर कूलम नहीं बनेगी। ये डिपेंड करता है कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वो चीज तय करेगा कि रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन रही है। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अब देखो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस आपका बिटवीन द प्लेट्स कितना था? 10 वोल्ट था। अब कितना रह जाएगा? 7 वोल्ट रह जाएगा। सर ये कैसे पता चला आपको? भाई बिल्कुल वैसे ही, जैसे पहले यहां 10 था, अब ये कितना हो गया? 7। तो पहले यहां पे 10 वोल्ट था, अब इसको मैंने कितना मान लिया? कितना हो गया? 7। देखो भैया, मैं फिर आहिस्ता 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 बारी बारी फिर बताता जा रहा हूं, समझना। अगर किसी ने ये पूरी एक्सप्लेनेशन को स्किप करना है तो बिल्कुल स्किप कर सकता है, एक्सप्लेनेशन से हटा के बस ये याद रख लेना, डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। आप में से जो पढ़ने वाले हैं या जिनसे हमें उम्मीद है कि भाई वो कोई पोजीशन पोजीशन ले सकते हैं, उनके लिए पूरी कहानी को मैं खोल करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से सुन लो। वरना इतनी बात भी बस समझ लोगे ना कि कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, तो एग्जामिनर ने बस इतना ही पूछना है, ठीक है। लेकिन किताब पढ़ते हुए समझ में नहीं आएगा अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता पूरी। देखो भाई, आपके पास जब एयर मौजूद था, एयर के केस में शुरू में आपके पास ए के पास कितने थे? 20 इलेक्ट्रॉन्स थे। और बी के पास भी कितने थे? आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स थे। ए ने अपने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए और अब इसके पास 10 बचे हुए हैं, और बी ने ये 10 गेन कर लिए, इसके पास 30 है। ए मजीद देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा क्योंकि जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो भी 10 वोल्ट है और प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट है। और प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट है विच इज 10 न्यूटन पर कूलम। आपने क्या किया? आपने दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक ला करके इंसर्ट कर दिया। डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से अभी ए और बी को क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता चल गया कि प्लेट्स के दरमियान में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 10 न्यूटन पर कूलम पहले थी। जो पोलराइजेशन के बाद बनी डाइलेक्ट्रिक में वो 3 हमने मानी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन हमेशा रहेगी एयर वाले से कम, क्योंकि आपके पास ये परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या कह लो कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो एयर के मुकाबले में कम हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जब कम हो गई तो ये कितनी रह गई? 7 न्यूटन पर कूलम रह गई। फिर मैंने कहा कि मेरे बच्चे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी पहले 10 वोल्ट था। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट कम हो गई है तो ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितनी वो कम हुई है उतनी मैंने इसको भी कम कर दिया। अब देखो आपके पास सूरत हाल क्या है। अब सूरत हाल ये है कि आपके पास प्लेट के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना रह गया? 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रह गया। पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान में आपके पास कितना रह गया है? 7 वोल्ट का रह गया है। अब आप देखो, ये जो आपके पास यहां पे जो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये 10 इलेक्ट्रॉन मजीद ए प्लेट से बी प्लेट पे क्यों जा नहीं पा रहे थे? इसलिए इसलिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि पीछे का पोटेंशियल और आगे का पोटेंशियल बराबर था। भाई पीछे भी इनको 10 वोल्ट मिल रहा था और आगे भी इन्हें क्या मिल रहा था? आगे भी इन्हें 10 वोल्ट मिल रहा था। अब आप नोट करो, जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस पहले के मुकाबले में कम हो गया और बैटरी का अभी भी वही पोटेंशियल है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस 10 में से मजीद 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे बी प्लेट की तरफ, और यहां पे आपके पास बच जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे आपके पास हो जाएंगे 33 इलेक्ट्रॉन्स। मजीद इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव कर जाएंगे मेरे बेटा? मजीद इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव करेंगे कि अब आगे से इनको पोटेंशियल मिल रहा है 10 वोल्ट का और पीछे से मिल रहा है 7 वोल्ट का, तो आगे का पोटेंशियल डोमिनेंट है, पॉजिटिव पोटेंशियल डोमिनेंट है, नेगेटिव पोटेंशियल वीकर है, तो ये आगे की तरफ आराम से चले जाएंगे। एक जाएगा तो यहाँ 8 वोल्ट हो जाएगा, फिर एक और जाएगा तो 9 वोल्ट हो जाएगा, फिर एक और जाएगा तो 10 वोल्ट हो जाएगा। गोया 3 इलेक्ट्रॉन मजीद चले जाएंगे। यानी कि आपने देखा क्या? आपने ये देखा कि जब तक आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था ए प्लेट से सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन थे जो कि गए थे बी प्लेट पे, यानी कि बी प्लेट ने सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन स्टोर किए थे। लेकिन जब आपने दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बढ़ गई। सेम अप्लाइड पोटेंशियल पे आपने बैटरी का पोटेंशियल थोड़ी बढ़ाया, बैटरी का पोटेंशियल अभी भी 10 वोल्ट है। सेम अप्लाइड पोटेंशियल पे मजीद इलेक्ट्रॉन स्टोर कर लिए ए से निकालकर, किसने? बी ने। बोलो
यहां तक सारा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बढ़ती कैसे। अब देखो मेरा बेटा, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से आपके पास क्या सूरत हाल होती है, या क्या क्या चीजें, ये सब चीज आपका एग्जामिनर आपसे पूछता जाएगा। तो मैं आपको यहां पे एक ही बार में मैंने लिख करके दिखा दिया, अब उसको एक्सप्लेन करता जाता हूं। देखो, हमेशा जहन में रखिएगा, जो चीज कॉमन है, अच्छा ये दोनों दो डब्बों में फर्क क्या है, दोनों में आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, बस फर्क ये है कि एक में आपने बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया है, और एक के अंदर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अगर एग्जामिनर आपको कुछ ना बताए कि भाई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ है, आपको यह ना बताए कि बैटरी को डिस्कनेक्ट किया या बैटरी कनेक्टेड है, तो आपने हमेशा बैटरी को डिस्कनेक्टेड मानना है। यानी कि आपने ये मानना है कि भाई हमारा जो कैपेसिटर था वो अलग से कोई था, जो आपने उसे पहले चार्ज कर लिया था, अब चार्ज करने के बाद बैटरी को रिमूव कर दिया, अब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है। यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो रहा हो और आपको यह ना बताया जाए कि भाई बैटरी जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई, तो आपने मानना है बैटरी जुड़ी हुई नहीं है। अगर बैटरी जुड़ी हुई होगी तो वो आपको बता देगा। अब फर्क क्या है दोनों में, अभी समझते हैं। देखो, अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर हो जाएंगी। चाहे बैटरी जुड़ी हुई हो या चाहे बैटरी जुड़ी हुई ना हो, जो चीज हमेशा एक जैसी रहेगी वो ये है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेनेशन में ही बताई थी, कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज। अच्छा, अब यहां पे ना बहुत सारा बच्चा इसको देख के कंफ्यूज होता है कि सर आपने कहा था कि जो डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटी है दैट इज एप्सिलॉन आर टाइम्स, दैट इज एप्सिलॉन आर टाइम द कैपेसिटी इन द केस ऑफ एयर। यहां तो के लिखा हुआ है, और के जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। भाई एक चीज ध्यान में रखना, कई दफा आपका एग्जामिनर जो है ना, कई दफा आपका एग्जामिनर क्या करता है, वो एप्सिलॉन आर को के से रिप्लेस कर देता है। इस के से मुराद कूलम कांस्टेंट नहीं है, इस के से मुराद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप एप्सिलॉन आर लिखते हो, आप ए लिख लो, बी लिख लो, के लिख लो, पी लिख लो, क्यू लिख लो, वाओ लिख लो, कुछ भी लिखते रहो बैठ के यार, जो दिल करता है वो लिख लो। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, कि कैपेसिटी इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है वो के टाइम सी नॉट हो गई है, तो के का मतलब यहाँ कूलम कांस्टेंट नहीं है, ये बेसिकली आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जैसे मैंने इस तरह का एक आधा सवाल शायद आपको टेस्ट में भी दिया था, तो एक बच्चा मुझसे पूछ भी रहा था कि सर ये के टाइम्स कैसे बढ़ गया, तो मैंने उसको गालिबन बताया था कि ये किसी लेक्चर में भी बताई हुई बात है, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप एप्सिलॉन आर ए बी सी डी किसी से भी शो कर सकते हो, तो के से भी शो कर सकते हो, डजेंट मैटर। ये जो के है ना, ये वो तब क्लियर कट आपके पास आएगा कूलम कांस्टेंट लिखा हुआ, सही, तो ये नजर आ गया। अच्छा, अब मेरा बेटा आपके पास जो चार्ज है ना वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा जब बैटरी कनेक्ट हुई हुई है। ये मैंने अभी आपको ऊपर ताजा ताजा मिसाल दी है, देखो समझो इस बात को। ये अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, अभी अभी ये जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन करी है, इसमें मैंने आपको क्या फिनोमिना एक्सप्लेन किया। जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक को बीच में लेकर आया, सही है, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को बीच में लेकर आए, तो दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस गिर गया। लेकिन चूंकि आपने बैटरी कनेक्ट करी हुई थी, समझना गौर से बात को, क्योंकि आपने बैटरी कनेक्ट करी हुई थी, तो इस बैटरी ने ए के पास से मजीद इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिए, बी के पास भेज दिए। तो जब देखो, आपके पास जब एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से यहां, तो ये 7 वोल्ट से बढ़ के 8 वोल्ट हो जाएगा, एक और जाएगा तो 9 वोल्ट हो जाएगा, एक और जाएगा तो 10 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि आप इसको कहोगे क्या, आप ये कहोगे, जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे, तो पहले के मुकाबले में, पहले से क्या मुराद है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, एयर था, यानी जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया और बैटरी अभी तक मौजूद है, तो आपके पास जो चार्ज है, जो चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है ए प्लेट से बी प्लेट पे, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाएगा, वही लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा, जो अभी मैंने आपको दिखा भी दिया। क्यू इज विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्या मुराद है, जो आपका चार्ज एयर के केस में स्टोर हुआ था, और के टाइम्स क्यू नॉट से क्या मुराद है, जो आपका चार्ज अब स्टोर हो गया, जो ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम होती है, बोलेंगे सर आपने तो कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। समझो, फिर समझो दोबारा, देखो, मैंने बिल्कुल कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, और मैं उसी बात पे से कायम हूं। फिर सुनो, फिर समझो दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता। देखो मेरे बच्चे, शुरू में वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो ये मेरा कैपेसिटर था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी 10 वाली। आपने जब दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई 7 न्यूटन पर कूलम की, जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं बार बार। लेकिन बैटरी कनेक्ट हुई हुई है ना, बैटरी के कनेक्शन की वजह से क्या है, मजीद चार्ज मूव कर रहे हैं। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब एक चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाएगा, तो दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, या दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब मजीद 3 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं दरमियान में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले जितनी हो जाएगी, यानी कि 10 न्यूटन पर कूलम। कैसे सर, फिर बताएं। भाई फिर सुनो, देखो देखो समझो,
आपके पास जब ये तीन इलेक्ट्रॉन मजीद यहां से यहां जाएंगे, पहले तो ये सुनो कि तीन इलेक्ट्रॉन मजीद क्यों गए भाई, इसलिए गए क्योंकि दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। गोया कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, 7 वोल्ट पे आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आपका, ठीक है। अब जब ये मजीद तीन इलेक्ट्रॉन गए भाई, एक इलेक्ट्रॉन गया, ये दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, हो गया 8 वोल्ट। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, ऊपर कहीं लिखा भी था मैंने, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, दरमियान की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। तो वो बढ़ के 8 हो जाएगी, वो बढ़ के 9 हो जाएगी, बढ़ के 10 हो जाएगी। गोया जब बैटरी लगी हुई है तो ये क्या करेगी, ये चार्ज को मोबिलाइज करेगी कि वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाए और पहले जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वापस अटेन हो जाए। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस भी पहले जितना अटेन हो जाएगा। और आपके पास जो एनर्जी है, जो चार्ज ने स्टोर करी, कैपेसिटर ने स्टोर करी है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। सर कैपेसिटर की एनर्जी क्यों बढ़ जाएगी? भैया कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ जाएगी, उसको आप दो तरह से समझ सकते हो। जो भी चार्ज एनर्जी स्टोर करता है, इसका फॉर्मूला होता है या तो हाफ क्यू वी, या इसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। आप दोनों में से जहां से देख लो। आपको पता है अगर बैटरी कनेक्ट हुई हुई है तो बैटरी का काम क्या है, मजीद इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकाल निकाल के दूसरी प्लेट पे भेजेगा, जब तक के प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल और अप्लाइड पोटेंशियल एक बराबर ना हो जाए। तो आपको नजर आ रहा है V यहां पे कांस्टेंट है, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहां से देखोगे तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ रही है, यानी कि एप्सिलॉन R टाइम बढ़ रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम बढ़ रही है, एनर्जी भी उतने गुना बढ़ेगी। आपके पास चार्ज बढ़ रहा है, नजर आ रहा है ना, बैटरी फर्दर चार्ज मूव करा रही है तो चार्ज स्टोर बढ़ रहा है, आपके पास एनर्जी भी क्या होगी, उतने गुना बढ़ेगी। यहां तक मुझे बता दो कि जब बैटरी रिमेन कनेक्टेड वाला केस है, क्या वो सबको समझ में आ गया? ये पता नहीं कितनी दफा माजी में इसके एमसीक्यू डायरेक्टली पूछे गए, ये सारे एक साथ लिख दिए, क्या चीज कैसे बढ़ती है, कैसे कांस्टेंट रहती है। जो मैंने आपके साथ वो शीट शेयर करी है ना सॉल्व करने के लिए, उस शीट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे क्वेश्चन दूं कि भाई हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हुआ हुआ था वो 15 माइक्रो कूलम का चार्ज था, समझिएगा 15 माइक्रो कूलम का चार्ज स्टोर हुआ हुआ है। मैंने इसकी प्लेट्स के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मैंने मान लिया कितना है, 3 है, ठीक है। और मैंने बैटरी को रिमूव नहीं किया, यानी कि बैटरी इज स्टिल इंटेक्ट, यानी कि बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, बैटरी अभी भी क्या है, कनेक्ट हुई पड़ी है, बैटरी अभी भी उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर कनेक्ट हुई हुई है। अब आपने बताना है भाई नया चार्ज जो ये स्टोर करेगा वो क्या होगा, या मजीद चार्ज ये क्या स्टोर कर लेगा। समझिएगा, मजीद चार्ज जो ये स्टोर करेगा, जो ये मजीद चार्ज स्टोर करेगा, वो मेरे बच्चे आपके पास क्या होगा, यहां पे आप इसको कह सकते हो कि जो नया चार्ज होगा, यानी कि डायलेक्ट्रिक के केस में, वो पहले के मुकाबले में एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाएगा। एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है, 3, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 3 क्या हो जाएगा, 45 माइक्रोकूलम। यानी कि आप बोलोगे 30 माइक्रोकूलम का चार्ज आपके पास मजीद मूव करके आएगा, कहां से कहां पर, ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस पहले जितना ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सर पहले जितना क्यों रहेगा, इसलिए कि भैया आपका मजीद चार्ज ए प्लेट से बी प्लेट पे आ गया है। जब मजीद चार्ज आ गया है, खुद सोचो, जब मजीद चार्ज आ गया है आपके पास ए प्लेट से बी प्लेट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वापस मेंटेन हो गया ना। आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल आपका गिर गया, मजीद चार्ज मूव करा, पोटेंशियल वापस मैच कर गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका प्लेट्स के दरमियान का वापस वही हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बाद का और पहले का क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम गोज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी क्या रहेगी, एक बराबर रहेगी। इस तरह से आपसे सवाल पूछते हैं। बोलो भाई, समझ आ गई यहां तक की बात? अब देखो बच्चे, अब हमारे पास यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है व्हेन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। अगर आपके पास जो बैटरी है वो क्या हो जाए, डिसकनेक्ट हो जाए फ्रॉम द कैपेसिटर। अब फिर से आप वही बात समझो जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। क्या बात बताई थी मैंने? मैंने आपको ऊपर ये बात बताई थी मेरे भाई, देखो इधर वापस आ जाओ। अगर मेरे पास एक कैपेसिटर होता, यहां ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो मेरा बेटा, मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, वापस चीजों को लॉजिकली लेते हुए चलो। ये मान लो मेरा बेटा, मेरे पास एक कैपेसिटर है बना हुआ है यहां पे, और इसके दरमियान में पहले मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट करी थी, ठीक है, और दरमियान में एयर है। जब मैंने बैटरी कनेक्ट करी, ये मेरा बेटा हमारे पास ए था, ए के पास भी 20 इलेक्ट्रॉन थे, बी के पास भी 20 इलेक्ट्रॉन थे। ए के पास से 10 इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए, तो ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, बी के पास 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। दरमियान में इन दोनों के हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर आपने वो ऊपर जो मैंने आपको पोलराइजेशन के ऊपर लंबी की थी, अगर आपने वो समझ लिया है ना, तो ये फौरन समझ में आ जाएगा जो जो मैं यहाँ पे अभी कहानी बता रहा हूँ। दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, क्योंकि मैंने बैटरी कनेक्ट करी हुई थी 10 वोल्ट की, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। ये वाली प्लेट मेरी जो है ना वो मस्त पॉजिटिव है, और जनाबे वाला ये वाली प्लेट मेरी क्या है,
जबरदस्त, नेगेटिव हुई पड़ी है, ठीक है। अब अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वापस दरमियान में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है, ठीक है। दरमियान में मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे स्टेब्लिश हुई हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टेब्लिश हुई हुई है, यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। और इसका वैल्यू, अच्छा ये बार बार 10 जो आ रहा है, ये मैंने जो ऊपर मिसाल ली है डमी, उसी की वजह से आ रहा है। ये दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई हुई है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या सूरत हाल होती है, अब जब मैं दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूं, सोचो क्या होगा। जब मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा मेरे बच्चे, अब बैटरी कोई नहीं है। जो बैटरी बैटरी क्या कर रही थी, बैटरी चार्ज को ड्राइव कर रही थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, समझना इस बात को। अब दरमियान में जब मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि पोलराइजेशन होती है, एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है, कम हो जाता है। अभी मैं उल्टे हाथ में तो पढ़ ही नहीं रहा क्या लिखा हुआ है, ये वो बता रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल कम हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, समझ में आने वाली बात है। अच्छा, अब जब बैटरी आप कनेक्ट नहीं करते, डाइलेक्ट्रिक तो इंसर्ट कर दिया लेकिन बैटरी को रिमूव कर दिया, तो भैया जो चार्ज स्टोर हुआ है वो वही रहेगा ना, चार्ज तो चेंज नहीं हो जाएगा, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? अबे बैटरी ने चार्ज को ड्राइव करना था ना एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, जब बैटरी हट गई तो चार्ज कैसे जाएगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे? अब देखो यही बात यहां सारी लिखी हुई है। चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स रेड्यूस, यही मैंने आपको ड्राइव कराया था बकायदा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक खोल कर देखना, वहां आप लिखा मिलेगा ई डी बराबर है ई ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर के, तो ये वही चीज लिखी हुई है। मैंने आपको बताया यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ये क्या कह रहे हैं, के कह रहे हैं। आप जब नोट्स बना रहे होगे, आप यहाँ पे के नहीं लिखना भाई, एप्सिलॉन आर लिख लेना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस गेट रिड्यूस, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस आपकी बढ़ जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बढ़ गई। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत। कैसे बढ़ी, पूरी अभी पूरी तरतीब बता दी आपको। एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जितने लोगों को एनर्जी वहां इंक्रीज समझ में नहीं आ रहा था, मैं फिर समझा रहा हूं, यहाँ डिक्रीज समझ लो। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज गिवन बाय हाफ क्यू वी, या दैट इज गिवन बाय हाफ सी वी का स्क्वायर, समझ जाइएगा, यहां से मिलती है आपके पास। अब जब मेरा बेटा आपके पास, खैर इसको तो हम यूज ही नहीं कर रहे अभी, इसको यूज कर रहे हैं। इसको क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि सी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, वहां से रिलेशन निकालना मुश्किल है। यहां से रिलेशन अलबत्ता निकालना आपके पास क्या है, आसान है। कैसे आसान है? भैया जब आपने बैटरी को रिमूव कर दिया तो आपके पास चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहां से आपको मिल गया यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आपको नजर आ रहा है वी पहले के मुकाबले में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि के डिवीजन में आ रहा है, और के यहां से क्या है, एप्सिलॉन आर है। और एप्सिलॉन आर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। 1 से बड़े नंबर को आप जब भी डिवीजन में डालोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि चूंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कम हो रहा है, तो आपका जो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इसका सवाल एग्जामिनर कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा भाई एक कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया, ये वैल्यू था, आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, बताओ चार्ज स्टोर का वैल्यू क्या है। तो अगर उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब उसने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया हुआ, रिमूव किया हुआ फ्रॉम द कैपेसिटर, आप बोलोगे भाई चार्ज वही रहेगा। अगर वो बोले बैटरी लगी रहेगी, तो जो नीचे वाले केस बन जाएंगे, तो जो एप्सिलॉन आर था उतने गुना आपका चार्ज स्टोर क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? अब देखो मेरे बच्चे, यहां तक की हमारी बात हो गई, हमें समझ में भी आ गई, ठीक है। अब आपके पास अगला सवाल आता है कि आप जो है ना वो अपने जो सर्किट कॉम्बिनेशन है उसके अंदर आप कैपेसिटर्स को ना कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो भाई जहन में रखना कि आप दो तरह से सर्किट के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हो, या तो सीरीज में या पैरेलल में। अच्छा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात हो रही है। जैसे अगर मैं सीरीज की बात करूं, ये मान लो एक कैपेसिटर है, ये मान लो मेरे बच्चे एक दूसरा कैपेसिटर है, ये मान लो मेरे बच्चे एक तीसरा कैपेसिटर है। यानी कि ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। यानी कि तीन कैपेसिटर्स आपने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किए। अब आपको अगर बोला जाए कि यार इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है? वो अकेला कैपेसिटर जो वही काम करेगा जो बाकी के सारे कैपेसिटर मिलकर कर रहे हैं। क्या मतलब सर इस जुमले का? भाई यहां पे आपने कोई एक बैटरी लगाई होगी ना, ये जो इसके दो एंड्स हैं, यहां से आपने यकीनन कोई एक अदद क्या कनेक्ट किया होगा, बैटरी कनेक्ट किया होगा। सर बैटरी के कनेक्शन से क्या होगा मेरा बेटा, बैटरी के कनेक्शन से आपके पास चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा या चार्ज मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो आपका जो कैपेसिटर C1 है वो कुछ चार्ज स्टोर करेगा, कैपेसिटर C2 कुछ चार्ज स्टोर करेगा, और C3 भी कुछ चार्ज स्टोर करेगा। आपने इन तीनों कैपेसिटर को हटाया, गौर से सुनना,
आपने क्या करा, आपने इन तीनों कैपेसिटर की जगह पे एक कैपेसिटर लगाया और वो अकेला उतना ही चार्ज स्टोर कर रहा है जितने ये सारे मिलकर कर रहे हैं। ये कहलाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सही है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में निकालने का तरीका होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टिल 1/CN। यानी कैसे आप निकाल सकते हो, अगर आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हुए हुए हैं, तो ये बन जाएगा भाई 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर मैं राइट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे बच्चे 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2। सर ये कैसे किया आपने, मेरे बच्चे इसको मैंने C2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको मैंने इस वाले को C1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिनोमिनेटर दोनों का C1 इंटू C2 हो गया, तो मैंने न्यूमिनेटर को ऐड कर लिया C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2। अब अगर मैं दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट करता हूं तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 इंटू C2, डिवीजन में क्या आ जाएगा भाई साहब C1 प्लस C2। सही है, अभी इसका मैं आपको एक सवाल भी कराता हूं, परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब मेरा बेटा हमारे पास इसके बाद आता है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, सॉरी पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट नहीं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर इस तरह से होता है, ये मान लो मेरा बेटा एक कैपेसिटर है, यहां पे मेरे बच्चे आपने मान लिया ये आपके पास एक दूसरा कैपेसिटर है, यहां पे मेरा बेटा आपने मान लिया ये आपके पास एक तीसरा कैपेसिटर है, और ये सारे के सारे जो कैपेसिटर्स है ना, ऑल दीज कैपेसिटर्स आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सारे कैपेसिटर्स हैं आपके पास। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी करना क्या है, बात वही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स एक ही तरह से डिफाइन होती है। भैया आपने यहां पे लगाया हुआ है एक अदद बैटरी, यकीनन आपने यहां कोई ना कोई बैटरी कनेक्ट करी हुई होगी, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा भाई साहब, एक नेगेटिव होगा, मान लो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। यहां से मस्त आपके पास बैटरी कुछ चार्ज सप्लाई करेगी, चार्ज जाएगा आगे जाके, कुछ चार्ज C1 के पास जाएगा, कुछ C2 के पास, कुछ C3 के पास। करना क्या है आपने भाई साहब, करना आपने ये है, ये मेरा बेटा आपके पास तीन कैपेसिटर्स है, आपने इन तीन कैपेसिटर्स को हटाना है और एक कैपेसिटर लगाना है। आपका एम क्या है, वो अकेला कैपेसिटर उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना कि ये सारे मिलकर कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टिल CN। यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हो, आप सीधा सीधा कैपेसिटर्स को ऐड कर देते हो। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको बोला जाए, एक सवाल है आपके सामने, लेट अस से कि भैया हमारे पास एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का और एक कैपेसिटर है मेरे बच्चे मेरे पास 6 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। आपको बोला जाता है यार इनको आप एक बार जोड़ दो सीरीज के अंदर और इनको आप एक बार जोड़ दो किसके अंदर, पैरेलल में जोड़ दो, एक बार सीरीज में ऐड कर दो एक बार पैरेलल में ऐड कर दो। तो देखो, अगर आपको बोला जाए पैरेलल में पहले ऐड करो, तो भाई पैरेलल के अंदर तो आपको पता है कि इनकी इक्विवेलेंट कैसे आएगी, सीधा सीधा ऐड करके, तो आप बोलोगे 3 + 6 गोया के 9 माइक्रोफेरेड आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अच्छा, सीरीज में मेरे बच्चे अगर आपको बोला जाए तो सीरीज के अंदर 1/C इक्विवेलेंट बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 के, या दूसरा तरीका मैंने आपको अभी जो सिखा दिया C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के। अब क्या करेंगे, 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड अपॉन में आ गया 3 + 6, 6 3 का क्या होता है 18, 3 + 6 क्या होता है 9, 18 को 9 से डिवाइड किया तो क्या बना 2 माइक्रोफेरेड। ये आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया अगर इनको सीरीज में निकाले। अब इस बात का मतलब क्या है, ये बात समझ लीजिए भाई साहब, इस बात का मतलब ये है, समझना गौर से, कि जब कभी भी आप कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे ना तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगी रिजल्ट में, जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे आपको नतीजे में मिनिमम कैपेसिटेंस मिलेगी। गोया अगर आपसे एग्जामिनर ऐसा कोई सवाल पूछ ले कि आपके पास मान लीजिए 5 कैपेसिटर्स हैं, आप उन्हें किस तरह से कनेक्ट करो कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिले, तो आपका आंसर होना चाहिए भाई उनको पैरेलल में जोड़ दे। कैसे कनेक्ट करोगे आपको मिनिमम कैपेसिटेंस मिले, तो आपका आंसर होना चाहिए उन्हें सीरीज में ऐड कर दीजिए। सही हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब मेरा बेटा आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दो तरह से पढ़ लिया अब तक। कैसे, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा कि मेरे भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब दरमियान में एयर या फ्री स्पेस मौजूद है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब दरमियान में मेरे बच्चे आपके पास डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, पढ़ ली ना ये चीज। अब इसी को लेकर मेरा बेटा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड कैपेसिटर। कंपाउंड कैपेसिटर क्या होता है, जिसके अंदर एयर और डाइलेक्ट्रिक दोनों एक साथ मौजूद होती हैं। सर ये कैसे हो सकती है, मिसाल से समझाएं, मिसाल से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और भी होते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हम अपने कोर्स की हद तक बात कर रहे हैं विच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, वो मेरे जहन से निकल जाएगी पोटेंशियल की बात। एक चीज होती है मेरा बेटा जिसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ये क्या होते हैं? छोटी सी एक डेफिनेशन है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, फिर आपको इसकी एक मिसाल भी दे देता हूं। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल एक बराबर हो। यानी कि मान लो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसमें ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास 10 वोल्ट है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है बी पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा? आपके पास 10 वोल्ट होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, आपका जवाब होना चाहिए वर्क डन 0 जूल करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि हम लोगों ने पीछे लेक्चर में ये बात डिस्कस करी थी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाने के लिए आपको चार्ज पर अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ता है, और हाई से लो पे आने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, चार्ज खुद ही आ रहा होता है। क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी, बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए चार्ज को कोई काम नहीं करना पड़ता। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंपाउंड कैपेसिटर क्या है? जिसमें एयर भी होगा, डाइलेक्ट्रिक भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। सुनना गौर से, डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट किया इसका थिकनेस मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर है। अब सूरत हाल क्या हो रही है? सूरत हाल यह है कि ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पहली प्लेट है, ये मान लो मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। अब इनके दरमियान में आपके पास जो डिस्टेंस मौजूद है, ये मैंने अज्यूम किया है आपको समझाने के लिए। डिस्टेंस मान लिया आपके पास कितना है मेरे बेटे? 2 सेंटीमीटर का फासला है। सही। अब दरमियान में आपने क्या कर दिया? दरमियान में आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया ला करके, ये आ गए, आप डाइलेक्ट्रिक आ गए। जो आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, ये कुछ ऐसे इंसर्ट किया आपने डाइलेक्ट्रिक, ये आपने कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। सही है। ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस आपने मान ली, कितनी थिकनेस है आपके पास? इसकी थिकनेस मेरे बच्चे आपने मान ली, तो सीधा हो जाओ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस तरह टेढ़ा मेढ़ा। चलो, इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस थी ना मेरे बच्चे, वो आपने यहां पे मान ली। इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है? दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बहुत स्केल को रख के नहीं बनाई तो समझ जाना। अभी यहाँ पे जगह बची भी कितनी है, गैप कितना है अभी भी? मेरा बेटा गैप आपके पास तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर का है। तो आपके सामने ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या आ जाएगा? एयर आ जाएगा। तो गोया ये मेरे बच्चे आपके पास क्या कहलाएगा? कंपाउंड कैपेसिटर कहलाएगा। अब जब आप किताब में देखोगे ना, तो किताब में इसकी बहुत भयानक करके डेफिनेशन लिखी हुई है, वो मैं किताब वाली डेफिनेशन भी आपको लिख देता हूं। किताब में ये लिखा हुआ है, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसका टी लेस देन डी है, तो वो कंपाउंड कैपेसिटर है। यानी कि वो क्या है? कंपाउंड कैपेसिटर है। और अगर उसका टी इक्वल टू डी है, तो वो डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर है। एक वही बात कर रहा है जो मैंने अभी आपको ना उर्दू जबान में समझाई है, वही उसने वहां पे भयानक अंदाज में लिखी हुई है। भाई अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट दिया और डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से कम है, तो भाई खाली जगह पे क्या आ जाएगा? एयर आ जाएगा। तो एयर भी हो गया, डाइलेक्ट्रिक भी हो गया, बन गया कंपाउंड कैपेसिटर। अगर आपने जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया उसका थिकनेस ही उतना है जितना एयर है, मतलब जितना आपके पास वो है, आपके पास डाइलेक्ट्रिक के दरमियान प्लेट्स के दरमियान की जगह है, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस है और 1.5 सेंटीमीटर की प्लेट्स के दरमियान की जगह है, तो आप बोलोगे वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर है। सही है। अब कंपाउंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे आता है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। कंपाउंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप कैसे निकालते होगे, देखो समझिएगा। कंपाउंड कैपेसिटर की मेरे बच्चे आप कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हो? देखो, बल्कि मैं आपसे कैलकुलेट कराऊंगा ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कोई कंपाउंड कैपेसिटर है। समझिएगा, कंपाउंड कैपेसिटर का मतलब आपको अब समझ में आ चुका होगा। इसके दरमियान में एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है। ठीक है। ये मेरा बेटा मान लीजिए हमने यहाँ पे दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। ये मिसाल के तौर पे हमारा डाइलेक्ट्रिक है। अब इसको आप समझ जाओगे, बस ये सीधा है। ठीक है, इसको भाड़ में जाने दो। और ये मेरे बच्चे दरमियान में हमारे पास यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मौजूद है, यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास डी है। और ये जो मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है,
इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस हम मान लेते हैं टी के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार, ये जो बची हुई जगह है, इस बची हुई जगह जिसके अंदर मेरे पास ये एयर मौजूद है, समझिएगा, ये बची हुई जगह जिसमें मेरे पास ये एयर घुसी हुई है, ये कितनी है? तो आप बोलोगे ये डी माइनस टी है। सर ये कैसे निकाल लिया आपने? भाई ऊपर टोटल डिस्टेंस डी था, तो टी के ऊपर इसमें से वो आ गया आपके पास, तो बाकी जगह पे क्या होगा भाई? एयर होगा। मार्क कर लिया। ये मेरे बच्चे आपके पास एयर है, ये आपके पास क्या है? दिस इज डाई इलेक्ट्रिक। अब देखो, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये मेरे पास दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। कौन कौन से दो कैपेसिटर हैं ये मेरे पास? एक मेरा बेटा आपके पास कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर वाला है, और एक मेरे पास कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाला है। मतलब इसी फिगर को मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया है कि मैंने माना कि एयर वाले की मैं कैपेसिटेंस अलग है और डाइलेक्ट्रिक वाले की कैपेसिटेंस अलग है। अगर एयर वाले की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, क्योंकि डी माइनस टी जगह पे सिर्फ एयर है। इसकी लिखूंगा तो बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय टी, यही बनेगा। अब अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट का फाइंड आउट कर लूं, जैसे अभी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना सिखा रहा था मैं आपको, ये दोनों कैसे कनेक्ट हुए हैं? सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, आपको नजर आ रहा है? सही है, सीरीज में मतलब आगे पीछे लगे हुए नजर आ रहे हैं भाई, इस तरह कनेक्ट हुए हुए ना। ये आपके पास एयर वाला है, इसके साथ ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगा हुआ है। तो अब ये आ गया आपके पास। सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है, अभी हमने सीखा था, सवाल भी किया था। C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, Ca × CD डिवाइडेड बाय Ca + CD। कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ इस कंपाउंड कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला आपके पास निकल करके आ रहा है। जल्दी से बता दो क्या आंसर आ रहा है, और साथ बता दो यहां तक सब कुछ समझ भी आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। मेरा बेटा कोशिश करो कि आप लोग जो है ना वो हर दफा जो है ना वो बजाय इसके कि आप ये सोचो कि हम क्लासेस को हाफ हाफ करके कर लें, या क्लासेस को सुबह के टाइम पे ना करें, रात के टाइम पे कर लें। आप इसको इस तरह से नहीं देखा करोगे केमिस्ट्री की क्लास पहले हो रही है, फिजिक्स पहले कर लें या फिजिक्स बाद में कर लें। भाई आप ये देखो कि आपने आगे चल के भी यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है? फरमाइशी प्रोग्राम पे क्लासेस नहीं चलती हर जगह पे भाई, ठीक है? वो अपनी मर्जी से ही क्लासेस लेंगे, और जो जिस टाइम पे टीचर की अवेलेबिलिटी होगी ना, उसी टाइम पे क्लास हो रही होगी। तो आप कोशिश करो कि थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने की कोशिश करो, रादर देन कि फिजिक्स पहले कर लें केमिस्ट्री बाद में कर लें। जाहिर है जो टीचर जिस टाइम पे अवेलेबल है वो टीचर उसी टाइम पे क्लास ले सकता है, उसके आगे पीछे क्लास नहीं ले सकता वो, ठीक है? तो दो तीन बच्चों ने मुझे इसका आंसर निकाल के दिया है, देख लेते हैं अब क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल देख लेते हैं अभी, ठीक है? नहीं बेटे, इक्वेशन C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 ही होगी। ऊपर मैंने इसकी डेरिवेशन बताई थी, आप डेरिवेशन करो, इसकी पता चल जाएगा आपको। अब देखो, ये हमारे पास आ गया Ca × C/CD, डिवीजन में आ गया Ca+का CD, ठीक है? अब देखो आहिस्ता आहिस्ता मैं एक एक स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ। Ca की जगह पे आपने लिखा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D - T, ये आ गया। मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया यहाँ पे मेरा बेटा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय T, ये एक और चीज आ गई आपके पास, सही। अब यहाँ पे आपके पास मेरे बच्चे एक बड़ा सा अपॉन का साइन आया यहाँ पे उठ के, ये बड़ा सा अपॉन का साइन आ गया आपके पास, ठीक है? अपॉन में आया Ca + CD। अच्छा, अब Ca + CD क्या भला, इसके अंदर Ca आपके पास वही है यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में आ गया D - का T, प्लस CD यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, अपॉन में आपके पास क्या आ गया, T आ गया उठ के, ठीक है? अब क्या करेंगे, एलसीएम सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भैया आप टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, भाई यही तरीका होता है ना एलसीएम सेम करने का। और यहाँ पे क्या करेंगे, D - T से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो भाई बेसिक मैथ्स को मजीद 5-6 दफा देखें, ठीक है? ये आपने एलसीएम सेम कर लिया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और अपॉन में आपके पास आता है D - T मल्टीप्लाई बाय टी। ये मैंने अभी पूरा न्यूमरेटर सॉल्व किया है। अब ये बड़ा अपॉन का साइन जो एज इट इज था वो यहां पे भी एज इट इज आ गया। और यहाँ पे डिनोमिनेटर, अब चूंकि दोनों का ये देखो डिनोमिनेटर सेम होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी प्लस का ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू D - T। और होल अपॉन में मेरे पास क्या आ गया, होल अपॉन में मेरे पास आ गया जो इनका डिनोमिनेटर कॉमन हुआ था, यानी कि T × D - T। अब जो आपको मरता नजर आ रहा है मार दो भाई, ये और ये तो मुझे मरते नजर आ रहे हैं सीधे सीधे। सिमिलरली जो मेरा नीचे वाला डिनोमिनेटर है, अभी ये डिनोमिनेटर है अभी मेरे पास, और ये मेरे पास न्यूमरेटर है पूरा का पूरा। अब देखो इसको मैंने लिखा एज इट इज ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अपॉन में मेरे पास अगर मैं ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल करके ले जाता हूं तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे, यहां बचता है मेरे पास टी,
यहां पे बचता है मेरे पास एप्सिलन आर इंटू डी माइनस का टी, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। ओके, ए एप्सिलन नॉट से ए एप्सिलन नॉट और मर गया। आंसर हमारे पास आता है ए एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर, डिवीजन में हमारे पास आएगा टी प्लस का एप्सिलन आर इंटू डी माइनस टी। बाज दफा कभी कभार इंजीनियरिंग वालों के लिए एक स्टेप वो और आगे बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं, एप्सिलन आर को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं। अब एप्सिलन आर कॉमन कैसे निकल रहा है, इंजीनियरिंग वालों के लिए बता रहा हूं, ऐसा अक्सर बेशतर इनके पास पेपर में देखा गया है। तो जहां टी के साथ एप्सिलन आर नहीं है तो टी के डिनोमिनेटर में एप्सिलन आर आ जाएगा, ठीक है, कॉमन निकाल लिया। और आगे एप्सिलन आर था तो वो खत्म हो गया, ये आ गया डी माइनस टी। ये एप्सिलन आर से एप्सिलन आर मर गया, तो ए एप्सिलन नॉट डिवाइडेड बाय टी अपॉन एप्सिलन आर प्लस डी माइनस टी, ये भी सही है। और ये वाली इक्वेशन भी आपकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इक्वेशन है। ये मेरा बेटा आपके पास कंपाउंड कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका था। अब यहां पे मैं आपको इसका एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब अभी आगे चल रहा है, थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, लेकिन एक जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो आपको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि कैपेसिटर को जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप यहां पे वो क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपका थोड़ा सा पता चल जाए कि सवाल किस किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। बेकार चला गया। ये आ गया। ये मेरा बेटा सिंध बोर्ड की पुरानी किताब के अंदर भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और केपीके बोर्ड की किताब में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सॉल्व करोगे इसको। क्वेश्चन इस तरह से कहता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी मेरा बेटा आपके सामने प्लेट्स का एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। पहला काम तो भाई इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, बेसिक में 0102 कई दफा और बहुत सारे क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं, तो आप तसल्ली से इसकी कैलकुलेशन मीटर स्क्वायर में कर लोगे। कहते हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर इनके दरमियान का डिस्टेंस है, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर आपके पास ये हो गया। बाय हाउ मच द कैपेसिटेंस चेंजेस, कैपेसिटेंस में चेंज कितना आएगा ये निकालना है, डेल्टा सी, चेंज इन कैपेसिटेंस। इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर इज स्लिप बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2। समझिएगा जरा। अब ये जो आपका सवाल है ये मैंने डेलिबरेटली लिया है यहां पे, ठीक है, समझना। आपने क्या करना है, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे दिया हुआ है एप्सिलॉन आर का वैल्यू 2, और आपको थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। देखो सवाल में कहीं ये मेंशन नहीं है कि ये कंपाउंड कैपेसिटर का क्वेश्चन है, कहीं कहा उसने, नहीं कहा। आपने खुद अंदाजा करना है कंपाउंड कैपेसिटर है कैसे। भाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 2 सेंटीमीटर है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक 1.5 सेंटीमीटर है, तो बाकी के आधे सेंटीमीटर में क्या होगा, एयर होगा, ऑब्वियस सी बात है, सही है। तो अब करेंगे क्या, आपने आपने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। किस किस का डिफरेंस निकालना है, जब पहले एयर मौजूद थी तो क्या थी, कैपेसिटेंस। अब जब एयर प्लस डाइलेक्ट्रिक आ गया है, मतलब आप कहने को यह भी कह सकते हो कि सिर्फ डाइलेक्ट्रिक आ गया, लेकिन वो थोड़ा सा गलत फहमी क्रिएट करेगा, क्योंकि सिर्फ डाइलेक्ट्रिक आने का मतलब ये कि डाइलेक्ट्रिक ने सारी अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, विच इज नॉट ट्रू इन दिस केस। तो मैंने इसलिए लिखा कि अब एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है, गोया कि अब कंपाउंड कैपेसिटेंस है। तो एयर वाले केस में फॉर्मूला कैसे आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जब दरमियान में सिर्फ एयर था। और एयर और डाइलेक्ट्रिक दोनों मौजूद है, ये फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट, ये जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूले की पूरी डेरिवेशन देखी थी ताकि आप में से कोई परेशान ना हो। तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन टी प्लस का आगे क्या था, एप्सिलॉन आर इंटू डी माइनस टी, ऊपर लिखा हुआ है, पूरा ड्राइव भी करा दिया है अभी, ठीक है। एप्सिलॉन आर इंटू डी माइनस का टी। अब देख लो, यहां पे पहले आप कंपाउंड कैपेसिटर के केस में निकालोगे, इसके केस में निकालोगे, और दोनों को आपस में क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, ठीक है। यानी कि जो कंपाउंड कैपेसिटेंस आएगी और जो एयर वाली होगी, दोनों को आपस में माइनस कर देना, यू विल गेट द वैल्यू कि कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगी। सर बढ़ेगी क्यों, भाई ऊपर पूरी तकरीर की थी कि डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। बोलो सवाल हो जाएगा। सीरीज में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और चार्ज डिफरेंट होता है। चीजें चीजें फॉर्मूलों से बढ़ के कुछ सेंस बनाना शुरू हुई हैं। देखो फॉर्मूले तो आसान है, ये फॉर्मूला है, इसका रट लो, यहां लगा दो, वहां लगा दो। कुछ थोड़ा बहुत सेंस बनना शुरू हुआ है कि ये हम जो कर रहे हैं अब, जैसे यहाँ पे सेंस बनने से मुराद ये है कि आपको ये लिखा हुआ समझ में आ रहा हो कि कैपेसिटेंस इसने इंक्रीज क्यों लिखा है, इसने कैपेसिटेंस चेंज क्यों नहीं बोला। इंक्रीज इसलिए बोला ना भाई, डाई इलेक्ट्रिक जो है
जब वो इंसर्ट होता है तो पूरी तकरीर ऊपर की थी ना कि डाइलेक्ट्रिक के आने से क्या होता है भाई, बढ़ता है वो, डाइलेक्ट्रिक पूरी जगह पे आ जाएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो मैं इसमें एक पार्ट और ऐड कर देता हूं, करके देख लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और अच्छे हो जाएं। आप इसमें एक पार्ट और करना। ये आपका पार्ट ए हो गया जो हमारी बुक का है। बी पार्ट मैं कह देता हूँ। बी पार्ट मैं कह रहा हूं कि यार आप एक काम करो, आप इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो। और अब जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो ना, यही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है जिसका ये आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया हुआ है। बस इसमें फर्क आप ये कर लेना कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो ये इसकी जो थिकनेस है ना मेरे बच्चे, वो आप मान लेना 2 सेंटीमीटर है। अब फिर देखना चेंज इन कैपेसिटेंस कितना आ रहा है। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस अब कितनी मानना, 2 सेंटीमीटर है गोया। अब ये कंपाउंड कैपेसिटर नहीं बनेगा। अब जब आप इसकी निकालोगे तो ये बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय डी। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी आप इसी पे आओगे। कैसे भाई, आपकी थिकनेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यहां लाके जब आप 2 पुट करोगे पार्ट बी में तो डी भी 2 है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपन टी बचेगा, और टी यहां पे डी के बराबर है। बोलो भाई, समझ में आ रही है। हाँ भाई, आहिस्ता आहिस्ता सही है। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप करना ये इसका डिफरेंस निकाल लेना जरा एक बार कि भाई इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। आपको वाजे पता चलेगा कि जब डाइलेक्ट्रिक पूरी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है तो चेंज इन कैपेसिटेंस ज्यादा आ रहा है, यानी कि कैपेसिटेंस ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ज्यादा मतलब एटम ज्यादा ज्यादा पोलराइज हुए, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हुई, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हुआ। सही हो गया। तो ये मेरा बेटा हमारे पास सूरत हाल थी। अब एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, जो कि मेरा बेटा हमारे पास एनर्जी को लेकर है, जो आपके पास एनर्जी स्टोर हो रही होती है उसको लेकर है। अब देखो, अब मेरा बेटा हमारे पास जो एक छोटी सी सूरत हाल और है इसको पढ़ने के लिए, वो मेरा बेटा मैंने अभी आपको बताया, पूरी कहानी हमने डिस्कस करी कि कैपेसिटर कैसे जो है ना वो एनर्जी स्टोर करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है ना, जो वो एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर, दैट इज हाफ क्यू वी। या अगर मैं क्यू की जगह पे सी इंटू वी पुट कर दूं, सी इंटू वी, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ सी वी का स्क्वायर। ये बनता है मेरे पास मेरे बच्चे क्या, इसका फॉर्मूला। अब इसी के अंदर जब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, ये क्या चीज है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है बेटे, ये माइनस साइन इसलिए निकाला ताकि आप चेंज इन कैपेसिटेंस निकाल सके। चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले एयर था बाद में डाइलेक्ट्रिक आ गया, दोनों का मैं चेंज मालूम करना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द चेंज आफ्टर द इंसर्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, सुनते चलो। अब ये मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चे किसका कॉन्सेप्ट, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है, इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। अगर मैं यहां से V का वैल्यू निकालूंगा तो V का वैल्यू क्या बन जाएगा, E मल्टीप्लाई बाय डी बन जाएगा। ये E से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और D से क्या मुराद है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो देखो मेरे बच्चे क्या बनता है, हाफ C, और V की जगह पे क्या आ जाएगा, E इंटू डी, और ऊपर आ गया स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या बनता है मेरे बच्चे, ये बनता है मेरा बेटा, U के साथ आता है आपके पास हाफ C E स्क्वायर डी स्क्वायर। C से मुराद कैपेसिटेंस है, E से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डी से मुराद आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। सही हो गया। अब सी की जगह पे अगर मैं वैल्यू लेकर आता हूं, किसकी वैल्यू लेकर आ रहे हैं सर आप, कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगर मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखता हूं, कैपेसिटेंस का जर्नल फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। अगर मैं यहां लाके पुट कर दूं इसके अंदर, तो देखो गौर से, ये एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर के ऊपर बातचीत हमारी चल रही है। तो ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर डी स्क्वायर। एक डी से एक डी आपके पास मर गया। फॉर्मूला बनता है U इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई का स्क्वायर। ये सारी शक्लें जो आपको निकाल निकाल के दिखा रहा हूं ना, ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैलकुलेट करने, ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैलकुलेट करने की है। और खास करके ये जो हमारे पंजाब साइड के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, या जो हमारे पंजाब साइड के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसके अंदर ये अक्सर व बेशतर इस तरीके के इसकी शक्लें आपको इसके पास पेपर में मिल रही होंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात की। अब ये जो मेरे बच्चे ए मल्टीप्लाई बाय डी आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या है, ए से क्या मुराद है, ए से मुराद है एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, और डी से क्या मुराद है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब ये चीज मेरे बच्चे हमारे पास क्या है,
ये चीज हमारे पास है, वॉल्यूम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। क्यों सर, वॉल्यूम कैसे निकालते हो? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, या एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे ही निकालते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ विल बिकम द एरिया, और जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस है, जब आप इस तीसरी डायमेंशन से भी इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं आपको यहां समझाता हूँ। ये मेरा बेटा कैपेसिटर की एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये है एरिया ऑफ द प्लेट, और ये है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। जब आप एरिया को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये इनके दरमियान में जो वॉल्यूम ऑफ द मीडियम है, कि प्लेट्स के दरमियान में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ है, वो आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये मेरे बच्चे आपके पास आता है, यू विल बी इक्वल टू हाफ इंटू वी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। अगर मैं वी को उल्टे हाथ पे ले जाऊं, तो यू डिवाइडेड बाय वी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। ये जो टर्म है, ये मेरे बच्चे कहलाती है एनर्जी डेंसिटी। क्या कहलाती है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपके पास जो एनर्जी स्टोर हुई है पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर, वो आपको यहां से मिलती है। समझ लेना गौर से बात को, इसका यूनिट क्या है? जूल पर मीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था कैपेसिटर जो चार्ज ट्रांसफर करता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। तो दरमियान में जो एनर्जी स्टोर हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितनी हो रही है, वो आपको यहां से मिलेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई का स्क्वायर। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गई सारी चीज, हाँ या ना? बोलो भैया, यहां तक क्लियर हो गया? नहीं मेरे बेटे, डेरिवेशन की नीड नहीं है, बस इसमें डिफरेंट शक्लों की नीड है। अगर आप वो बगैर डेरिवेशन के याद रख सकते हो तो याद रख लो। मुझे याद नहीं रहती, इसलिए मैंने उसको डेरिवेशन करके याद रखा हुआ है। सही है। कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगेगा मुश्किल से, आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का फॉर्मूला इसलिए पुट किया क्योंकि मेरा बेटा वो जर्नल फॉर्मूला है। एयर के लिए आप उसमें एप्सिलॉन आर वन पुट कर देना, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है। सना बेटे कोई मसला नहीं है, अभी आगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हमने सीरीज में वोल्टेज डिवाइड करना है, और पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड करना है, वहां भी ये चीज दोबारा आएगी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। यहां पे मेरा बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है वो तो एंड होता है। फिर हम इस पॉइंट को साबित करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटी बढ़ क्यों रही है। अभी हमने ये चीज देखी ना कि आपके पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लेट से मूव करके, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। पढ़ी अभी हमने ये चीज कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहे हैं। अभी अभी पढ़ के आइए। अब जरा यहाँ पे ना एक चीज समझना जरा, ऊपर वाली जो मिसाल पढ़ाई थी ना, वही मिसाल जहन में ले आओ। कि जो मैंने बैटरी कनेक्ट करी हुई है, बैटरी मैंने 10 वोल्ट की कनेक्ट करी हुई है, और ए प्लेट के पास 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है देने के लिए। तो जब 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी हुई है, तो वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दे देगा, वो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब जरा ये प्रॉब्लम समझना यहाँ पे क्या है। प्रॉब्लम ये कि वो 10 इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन के जाने की जो रफ्तार है ना, वो एक जैसी नहीं होगी। क्या मतलब सर? देखो समझो। देखो मेरा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन नंबर वन जब इलेक्ट्रॉन नंबर वन ए प्लेट से बी प्लेट पे जाएगा, तो ये बिल्कुल स्मूथली जाएगा, इसे कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी। सही है, ये पॉइंट समझना। नो रेजिस्टेंस फेस्ड, नो रेजिस्टेंस फेस, कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बी प्लेट पे आने से कोई चीज नहीं रोक रही। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नंबर 2 जाएगा ए से बी की तरफ, तो इसको ये स्मूथली नहीं जाएगा, ये आहिस्ता जाएगा। इसकी स्पीड पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किस खुशी में? क्योंकि इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कौन सी रेजिस्टेंस? बेटा बी प्लेट पे इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बी प्लेट पे इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम तो नहीं कर रहा होगा, यकीनन इसके आने को क्या कर रहा होगा? रेजिस्ट कर रहा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपके पास? हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहा है, हो क्या रहा है उसके अंदर? वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बोलो बेटे। ठीक है। अब देखो, रेजिस्टेंस फेस करेगा ड्यू टू ऑलरेडी अवेलेबल वन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो एक इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल है। ठीक है।
जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल है, जब वो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसे फेस करेगा। सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है, जब ये मूव करेगा ए प्लेट से बी प्लेट पे, तो इसकी स्पीड और ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों और ज्यादा कम हो जाएगी भाई? इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अब ये जो रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये रेजिस्टेंस फेस करेगा दो इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, ये पॉइंट समझना। अब इससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से, क्या? कि जो कैपेसिटर की चार्जिंग का फिनोमिना है ना, ये माजी में एक एमसीक्यू भी आया हुआ है। जो कैपेसिटर की चार्जिंग का फिनोमिना है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो करता है। मैं कर्व भी अभी बना के दिखा देता हूं आपको। ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। एक्सपोनेंशियल से क्या मुराद होती है? स्टार्ट में बहुत रैपिड होता है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि स्पीड कम क्यों होती जाती है। अब देखो बेटे, जो मैंने आपको अभी बात बताई थी ना, इसी बात को समझाने के लिए ये एक पहले फिगर 11.30 देखो। ये फिगर मैंने ली है बलूचिस्तान टेक्स्ट बोर्ड की किताब से, और आपके पास इस किताब का पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है आपके क्लासरूम के ऊपर। ठीक है, पंजाब बोर्ड में भी बनी हुई है, लेकिन बलूचिस्तान बोर्ड में ये ज्यादा अच्छी बनी हुई है। इसमें देखो, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है, और एक ये सर्किट बना हुआ है। ठीक है, दो स्विचेस है। जब आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो कैपेसिटर की चार्जिंग जब हो रही है, आपने क्या किया, आपने अपना स्विच S1 यहाँ पे क्लोज कर दिया। जब आपने अपना स्विच S1 क्लोज किया, S2 को ओपन किया हुआ है, तो ये आपके पास ये वाला जो सर्किट, ये सर्किट का पार्ट नहीं है। ठीक है, जाहिर है जब S2 ओपन हुआ हुआ है, तो जो जो चीज ओपन है वहां से जाहिर है करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमें ये बात पता है करंट सिर्फ और सिर्फ क्लोज पाथ में फ्लो करता है। ठीक होगी? अच्छा, अब हो क्या रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। यहां से आपके पास इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से आपके पास करंट मूव करता हुआ जा रहा है, और ये ऐसे होता हुआ यहाँ से ये वापस आ रहा है करंट। ठीक है, ये करंट आपका मजे से फ्लो करता हुआ चल रहा है, और आपके कैपेसिटर को क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। अब मेन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है भाई साहब? मेन समझने वाली बात ये है कि जो कैपेसिटर की चार्ज होती है ना, वो मैंने बताया किस तरह से होता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है। और अगर मैं इसकी बिल्कुल स्पेसिफिक इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, तो वो इक्वेशन हमारे पास होती है Q इक्वल्स Q0 इंटू 1 - e⁻ माइनस का T डिवाइडेड बाय RC। इस इक्वेशन की डेरिवेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक 2-2.5 घंटे का लेक्चर है जो मैंने लिया था किसी जमाने में। तो उसमें बेसिकली इसके ना वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से इसकी वो हम निकालते हैं। तो हमारे कोर्स में बदल कहीं भी नहीं है। अब एक्सपोनेंशियल जो नेचर है ना, ये चीज जो है, ये चीज ये बता रही सिर्फ ये है कि स्टार्ट में रैपिड चार्जिंग होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है उसकी स्पीड कम होती जाती है। वो स्पीड कम क्यों होती जाती है, उसका रीजन क्या है भाई? वो स्पीड कम इसलिए होती जाती है क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पे आ रहे होते हैं, तो वो पहले वालों जो आने वाले होते हैं उनको रिपेल कर रहे होते हैं। ये ग्राफ भी यही चीज शो कर रहे हैं। स्टार्ट में देखो, चार्ज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो नीचे टॉ लिखा हुआ है ना, ये टॉ बेसिकली, ये टॉ जो होता है, इसको आप कहते हो टाइम कांस्टेंट। ये RC के बराबर होता है। ये टॉ क्या होता है? ये होता है, टॉ होता है टाइम कांस्टेंट, और ये बराबर किसके होता है? RC के बराबर होता है। ठीक है, तो ये नीचे ये बेसिकली एक तरह से टाइम दिया हुआ है नीचे। तो यही बताया कि स्टार्ट में थोड़े टाइम में, देखो थोड़े टाइम से मुराद यहां से 0 से 1 टॉ तक जाते जाते ये इतना चार्ज हो गया, 63% चार्ज हो गया। उसके बाद देखो बिल्कुल थोड़ा सा चार्ज हुआ है यहाँ पे, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद देखो और थोड़ा चार्ज हुआ है, उसके बाद देखो और थोड़ा चार्ज हुआ है, और फाइनली आपके पास वो पॉइंट आ गया जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन वाला पॉइंट, या सैचुरेशन वाला पॉइंट कह लो, या आप कह लो कि जितना इसने चार्ज होना था वो चार्ज हो गया। तो आपसे एक सवाल जो माजी में इसने मजीद पूछा है, वो ये है कि कितने टाइम पीरियड के बाद आपका कैपेसिटर ऑलमोस्ट चार्ज हो जाता है? तो 5 टॉ इज द अमाउंट ऑफ टाइम, 5 टॉ इज द अमाउंट ऑफ टाइम जो कि कैपेसिटर को ऑलमोस्ट 100% चार्ज करने के लिए चाहिए। ठीक है, 5 टॉ आपके पास वो टाइम है जिसके बाद आपका जो कैपेसिटर है वो ऑलमोस्ट पूरा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जिस तरह से आपका जो कैपेसिटर है उसकी जो चार्जिंग है, आपका जो कैपेसिटर है उसकी जो चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल डीके है, बिल्कुल ऐसे ही जो आपका कैपेसिटर है उसकी डिस्चार्जिंग भी क्या है, वो भी एक्सपोनेंशियल फिनोमिना है। अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें, वो भी एक्सपोनेंशियल फिनोमिना है। और वो किस तरह से, अगर मैं आपको उसका भी ग्राफ दिखाऊं और वो क्यों है, फिर वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये देखो, पहले तो इसका ग्राफ देख लो, ये इसका ग्राफ है भाई। और डिस्चार्जिंग क्यों आपके पास एक्सपोनेंशियल है वो भी समझो। देखो,
आपके पास अभी आपने ऊपर एक मिसाल समझी, ये टॉ जो है ये टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट की जो यूनिट है ना भाई, वो जहन में रखना सेकंड ही होगी ना, टाइम कांस्टेंट है तो टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी, वरना ग्राफ में भी देख लो लिखी हुई है ये चीज, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया हुआ है। दूसरी चीज, अच्छा ये डिस्चार्जिंग क्यों एक्सपोनेंट, वो भी समझ लो अब जरा कॉन्सेप्चुअल। देखो भाई, ए प्लेट के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, बी के पास भी 10 थे, आपने बैटरी कनेक्ट करी, ए से उठ के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बी पे चले गए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपने S1 स्विच को क्लोज किया था। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, S1 स्विच को आपने भले वो कर दिया, ओपन कर दिया, और S2 को आपने क्लोज कर दिया। देखो मेरा बेटा, जब आपने S1 को ओपन कर दिया और अब आप S2 को क्लोज कर रहे हो, जब आप S2 को क्लोज कर रहे हो, तो जी मेरा बेटा बिल्कुल ये हर बोर्ड में लिखा हुआ है, बस इतनी तफसील से नहीं लिखा हुआ जितना बलूचिस्तान बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है। अब जब आपने S2 को क्लोज कर दिया, S1 ओपन कर दिया, तो आपकी ये बैटरी और आपका ये रेजिस्टेंस जो है, ये सर्किट से बाहर निकल गए। ठीक है, ये सर्किट से बाहर निकल गए। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, अब कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है ना, वो कैपेसिटर अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। अब कैपेसिटर जो एनर्जी डिस्चार्ज कर रहा है वो भी रेजिस्टेंस के थ्रू कर रहा है। सर रेजिस्टेंस तो सर्किट से बाहर चली गई, कैसे? बेटे जो वायर है, इस वायर का भी अपना कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा या नहीं होगा। तो अब कैपेसिटर अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है। अब जब कैपेसिटर अपनी एनर्जी डिस्चार्ज कर रहा है, तो कैपेसिटर की एनर्जी जो डिस्चार्ज हो रही है वो भी एक्सपोनेंशियल फिनोमेना है। क्यों? ए प्लेट के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, बी प्लेट के पास सारे इलेक्ट्रॉन है। जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, बी प्लेट से इलेक्ट्रॉन ए प्लेट पे मूव करके जाएंगे, तो जो पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, ए प्लेट खाली खाली है तो वो सुकून से आ जाएगा। जब बी से दूसरा इलेक्ट्रॉन ए पे वापस आ रहा है, उसको ए पे आया हुआ पहला इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो दूसरे को आने में मुश्किलात होंगी, फिर तीसरे को और, चौथे को और, पांचवे को और ज्यादा। तो ये आपके सामने वही चीज बनी हुई है। आपके पास स्टार्ट में रैपिड डिस्चार्ज होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिस्चार्ज है वो अल्टीमेटली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सिमिलरली इसकी जो डिस्चार्ज इक्वेशन है वो अगर आप देखोगे, दैट इज Q इक्वल्स Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। ठीक है। Q नॉट से मुराद क्या है, जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हुआ है। Q से क्या मुराद है, किसी भी गिवन टाइम पे कितना चार्ज है कैपेसिटर के अंदर। ये सिर्फ बताने का मकसद क्या था, इससे माजी में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन टॉ की यूनिट पूछी, दूसरा क्वेश्चन कितने टाइम के बाद कैपेसिटर पूरा चार्ज या डिस्चार्ज होता है, तो 5 टॉ, 5 RC। कभी कभार वो आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटर भी दे देता है और आपको ना वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी हो, आपको मिसाल के तौर पे उसने कह दिया कि भाई रेजिस्टेंस हमारे पास है 1 ओम की और कैपेसिटर हमारे पास है 1 फेरेड का, आपने बताना है फाइंड द टोटल टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। तो भाई इसके अंदर आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है टोटल टाइम कैसे आता है, 5 टॉ से आता है। और 5 टॉ कैसा हो जाएगा, 5 RC हो जाएगा। और आर कितना है, 1 है, और सारे ऐसा यूनिट्स लेंगे, ओम भी ऐसा यूनिट है, फेरेड भी ऐसा यूनिट है। तो यानी कि आपका 5 सेकंड में कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा, 5 सेकंड में आपका कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होगा। दूसरी चीज, कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्यों होती है वो भी मैंने समझा दिया, और कैसे होती है वो भी मैंने समझा दिया। यहां तक मुझे बता दो बेटे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है?